ये नई कहानी जो अपोकलिप्स के दौरान सर्वाइवल के बारे में है, हमेशा की तरह बिट्रेयल से शुरू होती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर जैंग जियोयोंग है और अब वो एक लटके हुए हालत में है। लिटरली वो एक केज के ऊपर लटक रहा है जिसमें खून के प्यासे ज़ोंबीज भरे हुए हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हंस रही है और उसका मजाक उड़ा रही है, याद दिलाते हुए कि उसके सब दोस्तों की मौत हो चुकी है। उसका कहना है कि अब वो चिंता ना करे, उसकी बेकार की जिंदगी भी जल्द खत्म हो जाएगी और वो अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेगा। जियोयोंग पुरानी बातों को सोच रहा है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है कि उसने सब कुछ होने दिया। ये सब उसकी गलती थी कि उसने इस इविल वुमन पर भरोसा किया जो एक बेकार की मौत के लायक थी। लेकिन उसके लिए हीरो की सारी धमकियां बिल्कुल भी स्केरी नहीं थी। उसने एक स्ट्रॉन्गर और रिचर बॉयफ्रेंड ढूंढा और अब उससे कहा कि जैंग जियोयोंग को टॉर्चर करे ताकि वो लड़की उसका दर्द देख सके और अपना गुस्सा निकाल सके। फैटमैन मदद करने को बिल्कुल भी मना नहीं कर पा रहा था और जैंग जियोयोंग को धीरे धीरे टॉर्चर करने की ऑफर दी ताकि लड़की को सीन एंजॉय करने का मौका मिले। फैटमैन ने मॉकिंगली जियोयोंग को उसके सप्लाईज के लिए शुक्रिया कहा कि उसकी जेनरोसिटी की वजह से वो कुछ महीने अच्छी लाइफ जी सकेंगे और फिर जियोयोंग ज़ॉम्बी केज में गिर गया। इन पागल क्रिएचर्स के लिए फ्रेश फ्लैश सबसे जरूरी चीज थी। बंधा हुआ जियोयोंग बस दर्द में चीख रहा था और सोच रहा था कि अगर उसे जिंदगी का एक और मौका मिले तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कुई जिंग को और उस फैटी ली शुआंग से बदला लेगा। लेकिन अचानक ऐसा लगा कि जियोयोंग ने जाकर सुना कुई जिंग का घिनौना और नफरत भरा वॉइस जो एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। उसने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी डीड्स पर उसका नाम क्यों नहीं डाला? क्या वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? वहीं जियोयोंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो अपोकलिप्स से पहले के टाइम में वापस आया है। उसके पास लाइफ में कुई जिंग ने उसे धोखा दिया। उसने न सिर्फ उसके इनहेरिटेंस छीन ली थी जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ी थी, बल्कि वो बेघर भी हो गया था। फिर अपोकलिप्स शुरू हुई और ग्लोबल कैटास्ट्रोफी ने लोगों को ज़ोंबी में बदल दिया, पूरे दुनिया में केओस डाल दिया। लेकिन इस केओस के बीच जियोयोंग कंफ्यूज नहीं था और दोस्तों की मदद से सरवाइव किया और थोड़ी वॉन्डरिंग के बाद एक सेफ जोन बनाया। वहाँ ज़ोंबीज से डरने की जरूरत नहीं थी और अच्छे सप्लाईज के साथ वो महीने भर तक वहाँ जी सकते थे। तब जिंग फिर से आई और डिस्परेट पर्सन बनकर शेल्टर की तलाश में दिखाई। उसने जियोयोंग का सिंपैथी फिर से जीत लिया। हाँ, ये बहुत स्टूपिड था और जियोयोंग ने खुद भी रियलाइज किया। अब अगली रात उसने सेफ जोन के गेट्स को एनिमीज के लिए खोल दिया जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का सपना देख रहे थे। अब ये सेम बिट्रेइंग वुमेन नहीं रुकी और 4 लाख वी ब्राइड प्राइस के अलावा हाउस भी मांग कर रही थी अगर वो उससे शादी करना चाहता है। उसने हमेशा की तरह बिहेव किया, कॉन्फिडेंट थी कि जियोयोंग उसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड है और उसके रॉटन कैरेक्टर को नहीं देख पा रहा। लेकिन इस बार अलग होगा। वो इस इवल चीज को अपनी मर्जी से घूमने नहीं देगा, लेकिन उसे केयरफुली रहना पड़ेगा। ज्यादा इंपल्सिव होने पर उसे नुकसान हो सकता है। क्विंग ने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था जो उसने मांगा था, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। जियोयोंग ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि उसने समझ लिया। क्विंग ऐसे एटीट्यूड से अकस्टम्ड नहीं थी और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या उसका स्लेव जियोयोंग इतना असर्टिव कब से हो गया? क्या उसने अब सर्वेंट बनने का आइडिया बदल दिया? अब जब वो एनोइंग ट्रेटर से छुटकारा पा चुका था तो वो आसपास देख सकता था। अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा था और जियोयोंग को तुरंत प्रिपेयर करना होगा, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। अचानक से उसने एक नोटिफिकेशन रिसीव किया, जैसे किसी गेम में होता है। उसे एक सिस्टम मिशन मिला और अपोकलिप्स सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद मिशन का नाम बहुत ही कॉमन था, अपोकलिप्स प्रिपरेशन। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे एक पीस ऑफ लैंड खरीदना है और 1 साल के लिए सप्लाईज प्रिपेयर करने की जरूरत थी। जियोयोंग को 10 पॉइंट्स मिलेंगे जो वो सिस्टम स्टोर में रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। हमारा हीरो इस बोनस से बहुत खुश था। सिस्टम मिशंस और उनके कंप्लीशन के रिवॉर्ड्स के बारे में जानकर खुशी के लिए और क्या चाहिए, लेकिन सिस्टम स्टोर में क्या क्या खरीदा जा सकता है ये जियोयोंग को नहीं पता था। मोस्टली लूट बॉक्सेस और कुछ पोशंस जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने वाले अवेलेबल थे। लेकिन इन सब से जियोयोंग को अपनी भूख की याद आई जो एक प्रॉपर मील की डिमांड कर रही थी। जियोयोंग ने अपने प्रीवियस लाइफ में याद किया जब वो हर पेनी बचाकर कुई जिंग के ब्राइड प्राइस को इकट्ठा कर रहा था जो उसे काफी भुखमरी में रख रहा था। अब वो अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करने वाला था और फैंसी डिनर ऑर्डर करने का डिसाइड करता है। 1 महीने के अंदर ज़ोंबीज हर जगह होंगे और जब तक अच्छा खाना अवेलेबल है उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। कुछ घंटों के बाद डिलीवरी आ गई।
जिया योंग ने पहले कभी ऐसे लेजेंडरी मिशेलिन 3 स्टार टेक अवे को अफोर्ड नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि वो 300 युआन का ब्रेस्ड पोर्क टेस्ट करने से शुरू करेगा। अपोकलिप्स के दौरान जो भी खाना मिला उसे ये डिवाइन और अनबिलीवेबल लग रहा था। हमारा हीरो यही नहीं रुक गया और फूड डिवॉवर मोड में चला गया। उसका एपेटाइट काफी अच्छा था और जल्दी ही वो खाना खत्म करने वाला था। जस्ट तभी फोन रिंग हुआ। शुया कुई जिंग की फ्रेंड कॉल कर रही थी। जिया योंग ने फोन उठाया और फौरन रिग्रेट किया। फोन से एक चीख आई। शुया डिमांड कर रही थी कि वो बताए कि उसने कुई जिंग के साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया। कुई जिंग बस उसे अपनी लव प्रूव करवाना चाहती थी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता तो वो कैसे कह सकता है कि वो उससे प्यार करता है। एक्चुअली कुई जिंग बस उसे थोड़ा टेस्ट कर रही थी और वो बस टेस्ट फेल कर गया। लेकिन अगर वो हाउस डीड्स और 1 मिलियन युआन कैश अपॉलॉजी के तौर पर ले आए तो शुया कोशिश करेगी कि कुई जिंग को कन्विंस कर सके कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। अगर नहीं तो ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर सकता है। इतनी लंबी स्पीच के बाद हमारे हीरो की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सोचा कि ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। उसे टेस्ट करने की एटीट्यूड के साथ उसे बस चले जाना चाहिए। शुया अभी ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जिया योंग ने कॉल एंड कर दिया। वो अब इन मनी हंग्री गर्ल्स से परेशान हो चुका था। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एक सूटेबल पीस ऑफ लैंड ढूंढना और खरीदना जहां वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बिल्ड कर सके जो डिफेंड करना आसान हो और वाटर और फॉरेस्ट के क्लोज हो। अगली सुबह वो रियल एस्टेट एजेंसी में गया। उसे तुरंत एक कंसल्टेंट ने ग्रीट किया और पूछा अगर वो कुछ हाउस रेंट या बाई करने आया है। जिया योंग ने अश्योर किया कि ना तो रेंट करने आया है ना ही बाई करने। वो कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज के लिए आया है। अचानक एक रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर उसके पास आया और जिया योंग से कहा कि बॉक्सेस उठवाने में मदद करे क्योंकि उनके पास टॉयलेट पेपर का बड़ा शिपमेंट आया था। कंसल्टेंट ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास एक कस्टमर है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैनेजर जियो ने जिया योंग को कस्टमर नहीं समझा और अपने सबऑर्डिनेट को डाटा की सब कुछ भूल गया। उसका मानना था कि रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए फ्लेयर होना जरूरी है। उसने कंसल्टेंट को बैकयार्ड में भेज दिया और हमारे हीरो को बोला कि एक ब्रोक लूजर जो सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं वो शायद टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें कस्टमर भी नहीं कहा जा सकता। ये एरोगेंट एटीट्यूड हमारे हीरो को इरिटेट कर गया और वो इस मैनेजर को एक लेसन सिखाने वाला था। सबसे पहले जिया योंग ने मैनेजर से कहा कि वो जो कुछ भी बोल रहा है उसे फिर से कहे और ये एक्सप्लेन करे कि वो दूसरों को नीचा दिखाने का हक कैसे रखता है। मैनेजर जियो पीछे हटने वाले नहीं थे। अपने पावर पर कॉन्फिडेंट उन्होंने प्राउडली डिक्लेयर किया कि वो ऐसे लोगों को नीचा दिखाते हैं जो हमारे हीरो की तरह हैं। अगर वो खुद को एक टॉयलेट भी अफोर्ड कर सके तो वो लाइव स्ट्रीम पर शीट खाने को तैयार है। जिया योंग के नजर से ही समझ आ गया कि मैनेजर जल्दी ही अपने शब्दों के लिए रिग्रेट करने वाला है। मैनेजर ने जो कहा उसी को ध्यान में रखते हुए जिया योंग ने उससे कहा कि उन्हें फ्रेश स्टीमिंग शीट ढूंढना चाहिए। हमारे हीरो को आज यहाँ आने का पर्पस रेंट या सेल करना नहीं था बल्कि लैंड खरीदना था। सब कस्टमर शॉक में थे। पहली बार उन्होंने देखा कि कोई इतना रिच है कि लैंड बाय कर सके। मिस चैंग ने उन्हें इनवाइट किया कि वो बैठ जाएं और डिटेल इंट्रोडक्शन ले। मैनेजर जियो ये सब देखकर ग्रेटेड टिप के साथ कॉन्फिडेंट था कि कोई भी बातें कर सकता है लेकिन पेमेंट के वक्त उसका मानना था कि जिया योंग पेमेंट नहीं कर पाएगा। जिया योंग को अवेलेबल सभी लैंड पीसेस की डिटेल देखने को मिली और वो एग्जैक्टली जानता था कि उसे क्या चाहिए। जिया योंग अपने रिक्वायरमेंट्स बताने वाला था और देखने वाला था कि क्या उसके पास कुछ सुइटेबल है। जिया योंग चाहते थे कि लैंड माउंटेन्स और वाटर के पास हो, खास तौर पर रनिंग वाटर के साथ। आइडियल तो ये होगा कि लैंड पर फैक्ट्रीज या लार्ज बिल्डिंग्स हो। शियांग को सूटेबल चीज ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा लेकिन तब मैनेजर जो पीछे से आया। उसकी हॉबी ही थी पीछे से आने की। उसने सोचा कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा लैंड है जो सारे रिक्वायरमेंट्स फिट करता है। जिया योंग को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो प्लेस टी सिटी में था जहाँ पर कई अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। मैनेजर जियो को ये नहीं लगा था कि ये लैंड कस्टमर को बेची जा सकती थी। उसका कहना था कि लूजर इतनी हाई डिमांड्स के साथ यहाँ लैंड खरीदने नहीं बल्कि ट्रबल करने आया है। जिया योंग को ये मैटर नहीं करता कि लैंड कहाँ लोकेटेड है जब तक वो उसके रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। इनकम्प्लीट फैक्ट्रीज भी प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा एडवांटेज थी। डिटेल्स देखकर हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि ये एग्जैक्टली वही लैंड है जो उसे चाहिए। बार्ब्ड वायर के साथ ये प्लेस डिफेंड करना आसान होगा और अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन पे काफी पैसे और टाइम बचेगी। इसीलिए उसने लैंड खरीदने के लिए एग्री कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और पेमेंट करने के लिए तैयार था। शैंग शॉक थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई सेन इंसान इस लैंड को बाय करने वाला है जिसमें अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज है। लेकिन
जियाओ होंग ने फर्म रहकर उसे जल्दी करने को कहा क्योंकि वो किसी के यहाँ फ्रेश पूप खाने का इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही मैनेजर जियो ने चेक पकड़ा और बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये रैगमफिन 3 लाख युआन पे कर सकता है। इतनी अबैंडन्ड फैक्ट्रीज वाली लैंड के लिए जियाओ योंग ने उसे रिमाइंड कराया कि पेमेंट हो चुकी है और अब उसका टर्न है परफॉर्म करने का। जब जू प्रोसेस एंजॉय कर रहा था, जियाओ योंग उसको सुपर चैट में डोनेशन भेजने वाले थे ताकि वो इतना ऑफेंड ना हो। दूसरे कस्टमर्स ने फैट मैनेजर को हरी अप करने को एनकरेज किया क्योंकि स्ट्रीम शुरू हो चुका था। एक कस्टमर को स्टोमक एक था लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि कम से कम ये फ्रेश होगा। इस तरह जियाओ योंग ने सिस्टम के टास्क का पहला स्टेप कंप्लीट किया और अब दूसरे स्टेप पर आने का वक्त था। जियाओ योंग ने सारी पैसे लैंड खरीदने में खर्च कर दिए थे और अब उसे समझना था कि सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए पैसे कहां से लाए। जब वो रियल एस्टेट एजेंसी से निकल रहा था तब एक पुराने एक्वेंटेंस ली शुआंग ने उसे पहचान लिया और तुरंत क्यूरियस हो गया कि हमारा हीरो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी तब चली गई जब उसने देखा कि स्टाफ्स और कस्टमर्स मैनेजर जियो को अपनी प्रॉमिस रखने पर मजबूर कर रहे थे, जबकि वो डेस्परेट होकर मदद मांग रहा और शिट खाने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान क्विजिंग अपने नेल्स पेंट कर रही थी और लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसे लियोंग का कॉल आया और पूछा क्या उसने सुना कि जियाओ योंग ने रियल एस्टेट कंपनी में लैंड खरीदा है। ऑफ कोर्स उसने नहीं सुना था और ये जानकर वो शॉक में थी कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। ली चोंग ने क्लैरिफाई किया कि जियाओ होंग ने 3 लाख युआन पे किए हैं जो शायद ब्राइड प्राइस के पैसे हैं जो उसने बचाए थे। और वो गुस्से में थी कि उसने उसके पैसे का इस्तेमाल किया। ली चोंग ने उसे काम डाउन होने और जियाओ योंग से पूछने का एडवाइस दिया लेकिन वो गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उसका कहना था कि वो बास्टर्ड उसके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और आज उसे एक्सपोज करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो के अपने वरीज थे। सप्लाई खरीदना और बेस बनाना बहुत पैसा मांगता है। सभी पीसफुल थॉट्स को एक फ्रैंटिक नॉक ऑन द डोर ने तोड़ दिया। क्विजिंग अपनी बहन के साथ आ गई थी और अब भी गुस्से में थी कि जियाओ योंग ने उसके पैसे का इस्तेमाल किया। जियाओ योंग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। क्विजिंग इसीलिए कंटिन्यू कर रही थी कि वो उसके ब्राइड प्राइस के पैसे से लैंड खरीद रहा है और ये पैसे उसके हैं, इसीलिए ये लैंड भी उसका है। जियाओ योंग ने इस क्रेजी औरत की बातों का जवाब देने का डिसाइड किया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो उस पर एक भी सेंट खर्च नहीं करने वाला और उसे पता है कि उसके अफेयर्स ली चोंग के साथ है। क्विजिंग समझ नहीं पाई कि ये सब कैसे हुआ और जियाओ योंग को ये सब कैसे पता चला। क्विजिंग की बहन ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और सबको काम डाउन करने और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने का सजेशन दिया, लेकिन जियाओ योंग ने इन दोनों पर अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करने का प्लान नहीं बनाया। उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्विजिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस ली शोंग की एक पथेटिक डोरमैट थी। उसने तुरंत डोर स्लैम किया और कहा कि वो चले जाएं। उसे देखना भी उसे इरिटेट कर रहा था। क्विजिंग अब भी समझ नहीं पाई कि जियाओ योंग को ये सब कैसे पता चला। उसकी बहन को भी इस बारे में नहीं पता था और उसने समझा कि उसकी बहन ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। क्विजिंग ने अश्योर किया कि ये सीरियस नहीं है, बस कुछ रूम रेंट्स किए थे। इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में उनके पास बस अब एक ऑप्शन था, घर वापस जाके नया प्लान बनाना। और इस बार क्विजिंग की बहन खुद जियाओ होंग को चार्म करने की सोच रही थी क्योंकि वो भी अच्छी बहन है। अगले दिन जियाओ योंग अपनी लैंड पर कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ आया। उसने डिसाइड किया एक फैक्ट्री रिबिल्ड करना है और उसे ये समझना था कि इसमें कितना वक्त लगेगा। फोरमैन ली ने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद समराइज किया कि वॉल्स को रीइंफोर्स करना, प्रोटेक्टिव टावर्स बनाना, बार्ब्ड वायर इंस्टॉल करना, स्टील आर्म्ड डोर्स थिकनिंग करना और बुलेट प्रूफ ग्लास ऐड करना सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन उसे एक एडिशनल क्वेश्चन था, किस पावर ने हमारे हीरो को इतनी फोर्ट्रेस बिल्ड करने के लिए जरूरत पैदा की। जियाओ योंग ने उसे एडवाइस किया कि ज्यादा नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं होती। हमारे हीरो को बस ये जानना था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट आएगा 1 महीने में। फोरमैन ने अश्योर किया कि 1 महीने में नहीं हो सकता। इस केस में जियाओ योंग ने कहा कि उसके पास बहुत लोग हैं जो ये काम करने के लिए तैयार हैं। फोरमैन ने जवाब दिया कि वर्कर की लाइफ और वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखकर जियाओ योंग सरप्राइज्ड हुआ। उसने सोचा पहली बार फोरमैन को कॉन्साइंस वाला समझ था, लेकिन गलत निकला। ये बस मतलब था कि बहुत पैसे चाहिए होंगे। जियाओ योंग ने बिना डीले के प्राइस पूछा। फोरमैन ली ने कैलकुलेट किया कि अगर प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करना है तो वर्कर्स को 24/7 काम कराना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट 6 डिजिट्स होंगी।
20 मिलियन युआन, और उन्हें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले 5 मिलियन युआन का डिपॉजिट चाहिए ताकि वो तुरंत काम शुरू कर सके। लेकिन ये ऑप्शन हमारे हीरो के लिए सूटेबल नहीं था। उसने बोला कि वो पैसे 1 वीक के अंदर ट्रांसफर कर देगा और कंस्ट्रक्शन कंपनी को वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो लैंड उनका हो जाएगा। अचानक शुया कंस्ट्रक्शन साइट पर आई और डेफिनेट टोन में उसका आर्म हक करके पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिया योंग इस रोटन वुमेन से सिक हो चुका था। पहली जिंदगी में उसने और कुई जिंग ने मिलकर उसे अपने पेरेंट्स के लेगेसी से बाहर निकाल दिया था और इस बार वो उसे डबल पे करवाने के लिए तैयार था। उसके अटेम्प्ट्स बेकार थे। जितना भी वो नाइस गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी वो उसकी रोटन नेचर देख सकता था। शुया ने पूछा क्या ये वही लैंड है जो उसने खरीदा था? कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और शायद जिया योंग यहाँ विला बनाना चाहता है, लेकिन जो भी वो यहाँ बिल्ड करेगा उसकी बिजनेस नहीं है। इस एटीट्यूड को देखते हुए शुया समझ नहीं पाई कि ये लूजर इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है। यूजुअली उसका आर्म टच होने पर उसे ब्लश करवा देता था और हार्ट पाउंडिंग करवा देता था, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं किया। जिया योंग ने इनडिफरेंटली उसे दूर किया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने लगा कि क्या गलत कर रहे हैं और गेट को वाइडन करने की जरूरत है। शुया ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी क्योंकि कुई जिंग ने सब कुछ खराब कर दिया था अपने चीटिंग के साथ। अब वो अपना प्लान बनाने लगी कि लैंड को अपना बनाएगी जो जिया योंग ने खरीदा था। जिया योंग ने अपने घर मॉर्टेज करने के बाद बैंक से सिर्फ 3 मिलियन युआन का लोन लिया था। ये पैसे कंस्ट्रक्शन के पहले के फेज की कॉस्ट भी कवर नहीं करते थे, लेकिन अपोकलिप्टिक सिनेरियो को सोचकर जिया योंग ने डिसाइड किया कि अगर वो घर बेच देगा तो ये सब टाइम पर हैंडल हो जाएगा। तभी एक नॉक ऑन दी डोर सुना गया। ओल्ड मैन नेबर ग्रैंडपा ली जो कि नीचे रहता था। ये रिच ओल्ड बास्टर्ड था जो पहले से ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स का ओनर था और थर्ड फ्लोर भी खरीदना चाहता था। जिया योंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए ग्रैंडपा ली ने हर तरह की डर्टी ट्रिक्स चलाई थी, जैसे डोर्स को पेंट कराना, ट्रैश फैलाना, कॉफिन लाना और लॉक्स जैम करना। अब वो आया था कंप्लेन करने की जिया योंग ने रात को पार्टी की थी, जो बिल्कुल झूठ था। जिया योंग रात को जल्दी सोया था और ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ओल्ड मैन का टारगेट उसका घर ही था। जिया योंग ने प्रिटेंड किया कि वो फेड अप हो गया है और घर बेचने के लिए रेडी है। ग्रैंडपा ली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिया योंग की एक कंडीशन थी, वो 6 महीने तक घर में रहना चाहता है जब तक वो नए घर की तलाश में है। इस वक्त ओल्ड मैन को 5 मिलियन युआन तुरंत ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि जिया योंग नए घर की डिपॉजिट के लिए पैसे अरेंज कर सके। अगर ओल्ड मैन इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो डील खत्म। लालची बुढ़ा इस डील को छोड़ने का मन नहीं रख रहा था और उसने तुरंत डील एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये भी डिमांड किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए ताकि जिया योंग अपना मन ना बदल सके। ये बात जिया योंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानता था कि ये ओल्ड बास्टर्ड अपोकलिप्स के बाद घर में ही मर जाएगा। जब ओल्ड मैन ली ने 5 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए और अब बैंक लोन के साथ मिलाकर जिया योंग के पास 8 मिलियन युआन हो गए। अब उसे सेकंड टास्क कंप्लीट करना था और रिवॉर्ड लेना था। सबसे बड़ा सुपरमार्केट इस टास्क के लिए परफेक्ट था। जिया योंग ने अपने सप्लाई स्टॉक करना शुरू किया। लोग उसे मेंटली अनस्टेबल समझ रहे थे और उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। जब जिया योंग ने चेकआउट लाइन पर ग्रोसरी कार्ट के साथ सामान लगाया, लोग समझ नहीं पाए कि वो इतना सारा सामान क्यों खरीद रहा है। उन्होंने उसका मजाक बनाया, लेकिन उनकी बातें जिया योंग को नहीं चिंता थी। सबसे जरूरी चीज ये थी कि उसने सिस्टम का टास्क कंप्लीट किया और 10 पॉइंट्स मिले। सिस्टम स्टोर में अवेलेबल ऑप्शंस में से प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को 10 पॉइंट की कॉस्ट पर खरीदा। परचेस सक्सेसफुल रही और उसने एक मिस्टीरियस बॉक्स पाई। बॉक्स खोलने पर उसे एक लेवल 1 स्पेस रिंग मिली जो 500 क्यूबिक मीटर का अपना सब स्पेस यूज करने की सुविधा देती थी। इस स्पेस में टाइम भी थोड़ा स्लो हो गया था जिससे आइटम स्पॉइल नहीं होते। ये एक इनक्रेडिबली सक्सेसफुल गेम था। फ्रेश फूड्स भी स्टोर करना पॉसिबल था और वो कभी स्पॉइल नहीं होता। साथ ही जिया योंग को ये नया मिशन भी मिला, 10 इयर्स ऑफ सस्टेनेंस। इस मिशन के कंप्लीशन पर 20 पॉइंट्स मिलने की उम्मीद थी। अचानक जिया योंग को सुपरमार्केट सिक्योरिटी चीफ यांग ताओ का कॉल आया। उसने सुना था कि एक क्रेजी गाय ट्रबल क्रिएट कर रहा है और ये पता चला कि वो जिया योंग ही है। यांग ताओ का नाम जिया योंग को याद आया। वो उसके हाई स्कूल का टीचर था और एक लोकल बुली का लैकी था जो वीक स्टूडेंट्स को बुली करता था और स्ट्रॉन्ग से डरता था। उसने हाई स्कूल स्टूडेंट से अपने बॉस के लिए पैसा उठाया था और जिया योंग के साथ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। यांग ताओ ने डिमांड किया कि जिया योंग अपना सामान वापस रख दे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। जिया योंग ने रिप्लाई किया कि यांग ताओ अब भी वही पुराने हैबिट से चिपका हुआ है और अब भी वीक को बुली कर रहा है। जिया योंग को अपनी पोजीशन पर अपनी राइट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था।
वो कस्टमर है और उसकी बात ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। यांग ताओ ने डिमांड किया कि जियाओ योंग अपने पेमेंट करे वरना उसका खुद का फॉल्ट होगा। 1 घंटे बाद सभी कैशियर्स ने आइटम्स की प्राइस कैलकुलेट की और टोटल 56,000 युआन बनता था। जियाओ योंग ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रही। सिक्योरिटी चीफ शॉक था और हारना एक्सेप्ट करके जाने ही वाला था, लेकिन जियाओ योंग ने उसे रोकने का ऑर्डर दिया। यांग ताओ ने नहीं समझा कि जियाओ योंग क्या कर रहा है, लेकिन बात सिंपल थी। यांग ताओ ने रूड बिहेवियर किया था और जियाओ योंग को पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए था, वरना वो सब गुड्स वापस ले लेगा। यांग ताओ को लगा कि जियाओ योंग ट्रबल क्रिएट कर रहा है, लेकिन विटनेस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उन्होंने थ्रेट किया कि अगर अपॉलॉजी नहीं हुई तो उसकी वीडियो इंटरनेट पर फेमस कर देंगे। जियाओ योंग ने प्रॉमिस किया कि अगर अपॉलॉजी सिंसियर हुई तो वो 10 टाइम्स ज्यादा सामान खरीदेगा। यांग ताओ ने 7 मिलियन युआन बैलेंस देखा और उसके लिए ये अनबिलीवेबल था। जियाओ योंग ने बस अपॉलॉजी मांगी और पेमेंट की गारंटी दी। यांग ताओ ने थोड़ी सी प्राइड सैक्रिफाइस करके अपॉलॉजी एक्सेप्ट की। जियाओ योंग ने उसे एडवाइस किया कि फ्यूचर में ज्यादा थॉटलेस मत बनना क्योंकि सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। यांग ताओ नॉर्मल होते हुए उससे पूछता है कि वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है। जियाओ योंग ने जवाब दिया कि ये उसकी बिजनेस नहीं है और वो एक बड़ी डील प्लान कर रहा है। यांग ताओ ने फिर ऑफर किया कि सुपरमार्केट के वेयरहाउस के आइटम्स काफी नहीं हैं। अगर जियाओ योंग को बड़ी डील चाहिए तो उसे होलसेलर से कांटेक्ट करना चाहिए। यांग ताओ ने इमीडिएटली जैंग शेना को कॉल किया जो कि होलसेल बिजनेस में था और खुशी से बताया कि उसने एक बड़ा कस्टमर ढूंढ लिया है। जियाओ योंग ने रियलाइज किया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और इन दोनों बुलीज एक साथ का काम करने का मतलब है कि वो सुपरमार्केट से कितना पैसा लूट रहे होंगे। जल्द ही वो होलसेल वेयर हाउस में पहुंच गए। एक एक्सपेंसिव कार उनके पास आई। थोड़ा केयरलेस तरीके से जैंग शेना का एरोगेंट ड्राइविंग देखकर हमारे हीरो को समझ आया कि शायद उसे पहले कभी स्कैम नहीं हुआ था और अब टाइम आ गया था उसको ठीक करने का। ये एक पुरानी दोस्ती की मुलाकात थी, लेकिन एरोगेंट बॉस ने हमारे हीरो को तुरंत पहचाना नहीं। ताओ को याद दिलाना पड़ा कि वो दोनों मिडिल और हाई स्कूल में साथ गए थे। जैंग जेनी को पहले जियाओ योंग को याद करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन सोचने के बाद उसने याद किया कि ये वही बंदा है जिसमें थोड़ी बैकबोन थी। जैंग जेना ने अपने पुराने क्लासमेट को देखा। उसकी सस्ती नॉन डिजाइनर कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसने उन लोगों को डिस्पाइस किया जो अमीर बनने का प्रिटेंशंस करते हैं जब वो नहीं होते। जैंग जेना ने हमारे हीरो के कपड़ों के बेसिस पर एक कंक्लूजन बना दिया। उसने फौरन यांग ताओ से कहा कि इस इडियट को एक लेसन सिखा, क्योंकि उसने इतना यूजलेस बड़ा क्लाइंट लाया और उसका वक्त वेस्ट किया। जैंग जेना ने यांग ताओ को और एक किक दिया ताकि अगली बार बेहतर से सोचे। ताओ ने अपने पोजीशन पकड़ने की कोशिश की थी, जानने के बावजूद कि जियाओ योंग एक्चुअली अमीर है। जैंग जेना को ये सोच भी नहीं आई। उसने सालों से बिजनेस किया था और उसे लगता था कि वो एक नजर में देख सकता है कि कौन अमीर है और कौन नहीं। जियाओ योंग ने देखा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और जैंग जेना को इलिटरेट कह दिया, जो लोगों को नीचा देखते हैं। जैंग जेना ने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा कि जो उसने कहा वो दोबारा कहे। जियाओ योंग बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और उसने सीधे कह दिया कि जैंग जेना लोगों को नीचा देखता है। लेकिन बात ये नहीं थी कि जो उसे ऑफेंड किया, बल्कि ये कि हमारे हीरो ने उसे इलिटरेट कहा। ये जियाओ योंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बास्टर्ड सच में शेमलेस था। ताओ ने देखा कि फाइट आने वाली है, जल्दी से इंटरवेन किया और हमारे हीरो को एडवाइस किया कि जैंग जेना को टच ना करे क्योंकि वो रियली इलिटरेट है और उसे ऐसे कहने से नफरत है। लेकिन ताओ को इस बात पर एक और किक मिला और इंसल्ट मिली जैंग जेना से, जो परेशान था क्योंकि उसे अपना काम करने नहीं दिया गया। जैंग जेना ने हमारे हीरो को कंडीशन दी कि या तो जियाओ योंग एक ट्रक लोड गुड्स खरीदे या चारों हाथ घिस कर वापस चला जाए। हमारे हीरो को ये कंडीशन अच्छी लगी। उसने जैंग जेना से कहा कि अपने कॉलर छोड़ दे और अकाउंट नंबर बताए। एक पल में जैंग जेना का एंग्री एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया। जियाओ योंग ने सच में उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर किया था। हमारे हीरो ने कहा कि ये सिर्फ एक डिपॉजिट था। उसके प्लान्स 5 मिलियन वर्थ गुड्स खरीदने के थे। जैंग जेना ने पूछा कि किस टाइप की गुड्स चाहिए। जियाओ योंग ने जवाब दिया कि उसे ऑयल, राइस, सॉल्ट, स्नैक्स और ड्रिंक्स चाहिए, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो ज्यादा टाइम तक स्पॉइल ना हो। जैंग जेना के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई। उसने अभी रिसेंटली कुछ ऑलमोस्ट एक्सपायर फूड रिसीव किया था और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था उसे जियाओ योंग को बेचने की। वेयर हाउस पे फूड लेके आने के बाद
जैंग जेना ने हमारे हीरो को पूरा शिपमेंट 10% डिस्काउंट पे ऑफर किया। ऑफर अच्छी थी, लेकिन जियाओ योंग ने रियलाइज किया कि जैंग जेना इतना चीप प्राइस पे फूड नहीं बेचेगा, इसीलिए पहले उसने फूड की क्वालिटी चेक करने की डिसाइड की। जैसे जियाओ योंग ने सस्पेक्ट किया था, फूड ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था। जैंग जेना को ये देखकर शॉक लगा, लेकिन उसने तुरंत 50% डिस्काउंट ऑफर किया। लेकिन हमारे हीरो को ये डील पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 5 मिलियन से हाईएस्ट क्वालिटी फूड खरीदना चाहता था। फिर भी उसके पास एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी प्लान था। जियाओ योंग ने जैंग जेना को बोला कि वो एक्सपायर्ड गुड्स को हाफ प्राइस पे लेगा, लेकिन पेमेंट 1 महीने में करेगा। जैंग जेना को हमारे हीरो की बातें सुनकर डिसबिलीव हुआ, लेकिन जियाओ योंग ने जवाब दिया कि वो अपना घर प्लेज करने को भी तैयार है। जैंग जेना कंफ्यूज था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियाओ योंग को एक्सपायर्ड फूड की जरूरत क्यों है। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ वक्त बाद ये एक्सपायर्ड फूड भी सोना बन जाएगा। जियाओ योंग डिटेल्स में नहीं जाना चाहता था और जैंग जेना को बोला कि गुड्स को सही एड्रेस पर डिलीवर करे। तभी किसी ने हमारे हीरो को एक हाउस सेल के बारे में कॉल किया। जल्दी से जैंग जेना और ताओ को गुड बाय कहकर वो चला गया। बायर एक पुराना आदमी था जो 4 लाख डाउन पेमेंट देने को तैयार था और जियाओ योंग को 3 महीने का वक्त देने को कह रहा था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि हमारे हीरो को थोड़ा वरी फील हुआ। उसने पुराने आदमी से पूछा कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। तो उसने जवाब दिया कि उसकी ग्रैंड डॉटर स्कूल चेंज करने वाली है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जियाओ योंग ही नेबरहुड में हाउस बेच रहा था। पुराना आदमी इतना ऑनेस्ट था कि उसने सब इन्फॉर्मेशन जियाओ योंग को खुद ही दे दी। हमारे हीरो ने पूछा अगर वो अफ्रेड है कि इस इन्फॉर्मेशन से प्राइस बढ़ जाएगी। पुराना आदमी ने अपनी गलती समझी और पैनिक में बैक करने लगा कि हमारे हीरो को प्राइस ना बढ़ाए, क्योंकि ये उसकी सेविंग्स थी। जियाओ योंग कोई स्कम बैग नहीं था जो इनोसेंट लोगों की काइंडनेस का फायदा उठाए। उसने कहा कि उनकी डील चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पुराना आदमी इतना खुश था कि उसकी ग्रैंड डॉटर को रहने के लिए जगह मिल गई। उसने जियाओ योंग से अपने काम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी सॉरी कहा। उस आदमी को इतना काइंड और ऑनेस्ट होने को देखकर हमारे हीरो को लगा कि वो और उसकी ग्रैंड डॉटर अपोकलिप्स में 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। पुराने आदमी से एड्रेस लेकर जियाओ योंग अपनी जमीन पर आया, जहाँ काम पूरी रफ्तार से चल रहा था। फोरमैन को बताने के बाद कि पेमेंट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, उसने प्रोग्रेस के बारे में पूछा। पता चला कि ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वॉल्स और डोर्स की प्रोटेक्शन और थिकनेस बिल्कुल जैसे उसने रिक्वेस्ट की थी। वेयरहाउस भी फैक्ट्री के हिसाब से रेडी था और उसे यूज किया जा सकता था। ये ग्रेट न्यूज थी। जियाओ योंग ने फौरन जैंग जेना को कॉल किया और बोला कि सप्लाईज जल्दी लाए। वेयरहाउस जो एक डूम्सडे वॉल्ट की तरह लग रहा था, रिसोर्सेज से भरने लगा। जियाओ योंग के स्ट्रिक्ट कमांड के तहत सब कुछ शाम तक रेडी हो गया। वर्कर्स के जाने के बाद हमारे हीरो ने फाइनली काम इवैल्यूएट किया। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग गया और अब वो रिलैक्स कर सकता था। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन भेजी कि उसने सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट किया और 20 सिस्टम पॉइंट्स मिले। जब जियाओ योंग ने सिस्टम स्टोर ओपन किया तो उसने देखा कि एक नया बॉक्स विद अवेकेंड एबिलिटीज आया है। इसका मतलब था कि वो सुपरनैचुरल एबिलिटीज हासिल कर सकता है अपोकलिप्स शुरू होने से पहले। जियाओ योंग ने बिना सेकंड थॉट के एक बॉक्स खरीदा और जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसने एक लेवल 1 एबिलिटी हासिल किया जिसका नाम माइंड्स आई था। इस एबिलिटी की वजह से वो टारगेट की हॉस्टिलिटी डिटेक्ट कर सकता था। जियाओ योंग खुश था क्योंकि उसके हिसाब से ये अर्ली स्टेजेस ऑफ द अपोकलिप्स में एक यूजफुल स्किल था। सिस्टम को लगता था कि हमारे हीरो को रिलैक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तुरंत एक और टास्क भेज दिया था। इस बार उसने वेपन्स ऑब्टेन करने थे, बहुत सारे वेपन्स। जियाओ योंग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। गन्स लेने का टाइम आ गया था अपोकलिप्टिक सिचुएशन के लिए आर्म्स करने के लिए। जियाओ योंग अपने शहर के शेडी अंडरबेली में था। लेट नाइट ब्लैक मार्केट में घूम रहा था। वहाँ हैगलर्स और ऑब्नॉक्शियस नॉइजेस ऑफ कस्टमर्स और सेलर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बेटर डील्स लेने की कोशिश कर रहे थे। स्कैमर्स हर जगह थे। अचानक कुछ चीज ने हमारे एमसी की अटेंशन ग्रैब की, जो उसने तिरछी निगाहों से देखा। ये एक आदमी था जिसे उसने पहले अपोकलिप्स में देख चुका था, ली शूशी। वो एग्रेसिव तरीके से कुछ फेक ज्वेलरीज की प्राइस कम करने की कोशिश कर रहा था और इवेंचुअली सेलर को एग्री करने पर मजबूर कर दिया। जियाओ योंग को आज रात इस आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये समझ आता था कि ये बास्टर्ड फेक जेड ब्रेसलेट्स के लिए ट्रोलिंग कर रहा होगा। कुई जिंग को एक्चुअली फेक गिफ्ट से ट्रिक होने के लिए इतना डम होने की वजह से। थोड़ी देर पर उसने एक स्टॉल देखा जो प्रॉमिसिंग वेयर्स बेच रहा था। वहाँ शार्प ब्लेड लाइंस में लगी हुई थी, हर एक अगले से ज्यादा लीथल। जब उसने उन शार्प ब्लेड्स को देखा तो उसके चेहरे पर
और एक स्माइल आई। उसे फाइनली वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। सेलर के सामने बैठकर उसने बोल्डनेस से पूछा कि क्या इस स्टॉल में कुछ हार्ड स्टफ भी मिलता है। मिस्टर कैमो, जो कि मिलिट्री मैन की तरह लग रहा था, उसके क्रिप्टिक मैसेजिंग से अम्यूज नहीं था। उसने एक नाइफ शार्पनर उसे थ्रो किया और कहा कि खुद ब्लेड्स को ग्राइंड करे, और सीरियस होते हुए उसने कमिट किया कि ये नाइफ्स हार्ड नहीं है, उसे कुछ बहुत टफर चाहिए। मिस्टर कैमो को रियलाइज हुआ कि वो ट्रबल की बात कर रहा है, इसलिए उसने डायरेक्टली सीरियस टोन में पूछा कि क्या वो मुसीबत खड़ा करना चाहता है। मिस्टर कैमो का इरिटेशन उसकी फोन नोटिफिकेशन के साउंड से टूट गया, जिसमें 2 लाख ट्रांसफर होने का मैसेज आया। उसके सामने जिया योंग था, जो रिसिप्ट उठाए हुए था क्योंकि उसने QR कोड के थ्रू कल फंड्स ट्रांसफर किए थे। ये उसका तरीका था इरिटेट सेलर को पैसिफाई करने और प्रूव करने का कि वो एक सीरियस बायर है। मिस्टर केमो फाइनली कन्विंस्ड हुआ और अपने एक आदमी को स्टॉल पे देखने के लिए बुलाया जब वो रियल बिजनेस हैंडल कर रहा था। उसका एटीट्यूड जैंग जियोयोंग के टुवर्ड्स 180 डिग्री टर्न हो गया और उसने पोलाइटली यंग मैन को एक और बिल्डिंग की तरफ ले गया। बाहर बात करना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता था, लेकिन उनको स्टोर के पास इनकॉन्शियस बिल्डिंग में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिस्टर कैमो अब जियोयोंग को कुछ होममेड गन्स बेचने की कोशिश कर रहा था, जो स्मॉल टारगेट्स के लिए ही थी। ये 2000 के कॉस्ट पे थी और एमओ सस्ता मिलेगा। हमारे लड़के ने इसे तुरंत डिक्लाइन कर दिया, जो मिस्टर कैमो के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को थोड़ा स्टिर कर गया। उसने कुछ रेप्लिका रिवॉल्वर्स निकाले जो एक्टिव ड्यूटी हैंडगन्स के मॉडल पे बेस थी 5000 में। इसमें 9 mm शूटर और 5 बुलेट्स इंक्लूडेड थी। जियोयोंग के लिए इतना भी बेयरली एक्सेप्टेबल था क्योंकि उसने 2 लाख रुपए प्री पे किया था, तो इस जंक में उसकी इंटरेस्ट नहीं थी। प्रीपेमेंट मेंशन करने से मिस्टर कैमो कंफ्यूज हो गया और पूछा कि इसका मतलब क्या था। जियोयोंग ने डिक्लेयर किया कि पहला ट्रांसफर बस 10% प्रीपेमेंट था उसके 2 मिलियन वर्थ वेपनरी ऑर्डर के लिए। मिस्टर कैमो थोड़ा वरीड हो गया रिगार्डिंग इस मिस्टीरियस बायर की एफिलिएशन के बारे में। जियोयोंग ने बस बना दिया कि उसके सबऑर्डिनेट्स यूजुअली इस टाइप के स्लीजी बाइज हैंडल करते हैं, लेकिन वो यहाँ है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में अनवेलकम क्वेश्चंस को अप्रिशिएट नहीं करता। मिस्टर केमो को लगा कि ये लड़का सीरियस बिजनेस का मतलब समझ रहा है, इसीलिए उसने रिस्पेक्टफुली कहा कि एक मोमेंट वेट करे। वो जल्दी से एक डिफरेंट रूम में गया, एंट्रेंस को लॉक किया और सराउंडिंग एरिया को क्विक लुक अराउंड किया। विंडो से देखते हुए मिस्टर कैमो ने जैंग जियोयोंग को बोला कि वो सही इंसान के पास आया है। उसने क्लोज आकर उससे कहा कि वो इस मैटर को हैंडल करेगा और बस एक एड्रेस चाहिए। ट्रांजैक्शन मिडनाइट द डे आफ्टर टुमारो होगा और सिर्फ कैश एक्सेप्ट होगा। जैंग जियोयोंग उस प्लेस से निकलता है। मिस्टर कैमो प्रैक्टिकली उसे VIP की तरह ट्रीट कर रहा था। जियोयोंग का अनलकी टाइमिंग था कि वो नाइट मार्केट स्ट्रीट पे वापस आ गया और वहाँ फैमिलियर बास्टर्ड फिर से घूम रहा था। लिu शोंग ने इस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग पे कमेंट किया, अब ये समझ आता है कि यंग मैन इतना खर्चा क्यों कर रहा है, कुई जिंग का भी इश्यू है। उसने सोचा कि इस बच्चे ने फाइनेंशियल एडवाइस देखा होगा और अब सब कुछ बेचकर कंफर्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। फैट बास्टर्ड की नॉनसेंसिकल वर्ड्स को इग्नोर करते हुए जैंग जियोयोंग ने अपनी न्यूली एक्वायर्ड एबिलिटी ट्राई करने का प्लान बनाया। माइंड साई को ओपन करते ही एक अजीब सी ऑरा उसके गेस को इलिमिनेट कर गई। उसने देखा कि मिस्टर कैमो के हेड पर एक हैप्पी फेस इंडिकेटर और लू जुआंग के हेड पे एक एंग्री फेस इंडिकेटर है। ये एबिलिटी बहुत यूजफुल थी जैसे एक्सपेक्टेड था। एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने फैट बास्टर्ड के बारे में ट्रैश टॉक किया जो फेक और सेकंड हैंड गुड्स बेच रहा था और क्यूजिंग को ट्रिक कर रहा था। उसकी सेकंड हैंड ट्रैश भी थी, इसीलिए उसकी वैल्यू उतनी ही थी। ये सुनकर फैट बास्टर्ड का इंडिकेटर और ज्यादा एंग्री हो गया और उसने यंग मैन को कर्स किया। मिस्टर कैमो ने देखा कि कन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, इसीलिए उसने अपने नए बिग फिश क्लाइंट से पूछा, गुस्से वाले फैट बास्टर्ड ने जियोयोंग को परेशान किया हो तो? उसने लिu जोंग को एनिमी लेबल किया। हिंट समझकर मिस्टर कैमो ने अपने नए बिग ब्रो को अश्योरेंस दिया कि वो और उसके स्टाफ फैट ब्रो को एक लेसन सिखाएंगे। जियोयोंग को ये ठीक लगा, लेकिन उसने याद दिलाया कि उन्हें ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके फ्यूचर के प्लान्स के लिए लिu जोंग के लिए और प्लान्स है। जब वेल बिल्ड थग्स फैट एस के पीछे आए, वानाबी गैंगस्टर फ्रीक आउट हो गया। अपने वर्ड्स को स्टम्बल करता हुआ और अपनी एरोगेंस खो दिया। मिस्टर कैमो ने पीस ऑफ ट्रैश पर ज्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं किए और एक बैटन निकाल लिया। लड़कों ने फैट बास्टर्ड को क्विक वर्क किया
और उसे बीटन किया और उसे बरिश छोड़ दिया डार्क रोड के बीच में। उसके फेस और व्हाइट सूट पर शूज के प्रिंट थे जो किकिंग से हुए थे। ये इंसिडेंट सिर्फ उसके जैंग जियोयांग के लिए डिसलाइक को और बढ़ा देता है। 2 दिन बाद मीटिंग वेयर हाउस में सेट हुआ और दोनों पार्टीज टाइम पे थे एग्रीमेंट के लिए। जियोयांग के सामने एक ट्रक लोड सस्पिशियस क्रेट्स थी जो एग्जैक्टली उसको चाहिए था। फायर आर्म का अराइवल उसके बैटल रेडी टास्क की सक्सेस को सिग्नल था, जिसे उसने 10 सिस्टम्स पॉइंट रिवॉर्ड के रूप में मिले जो उसका टोटल 20 पॉइंट्स तक ले गया। क्रेट्स के अंदर हैवी फायर आर्म्स, राइफल्स, पिस्टल्स और हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इक्विपमेंट था जो उसे जरूरत थी। सिस्टम ने एक बोनस रिवॉर्ड भी ऐड किया, एक +2 फिजिकल एनहांसमेंट पोशन। सिरिंज को हाथ में पकड़ के वो बोनस ड्रॉप से काफी प्लीज था। +2 क्लासिफिकेशन के साथ ये सिस्टम स्टोर के पोशन की एफिशिएंसी डबल था। 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए उसने सिरिंज को उठाया और अपने विंग्स पे एम किया। उसने छोटी सी नीडल की पिंचिंग की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन स्ट्रेंथ पोशन का ब्लड स्ट्रीम में एगोनाइजिंग प्रोसेस था। एक एवरेज एडल्ट मेल के लिए फिजिकल स्कोर अराउंड 5 पॉइंट्स होता है। +2 का इंक्रीज प्रैक्टिकली 40% बूस्ट देता है ओवरऑल पावर में। इसीलिए उसने स्टोर ओपन करने का डिसाइड किया और वहां लिस्टेड दूसरे फिजिकल एनहांसमेंट पोशन पर नजर डाली। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को रियलाइज करते हुए और एक मैसिव सिरिंज के साथ उसने एडवांटेज मैक्सिमाइज करना डिसाइड किया। अनदर स्ट्रेंथ चीट कोड इंजेक्ट करने के बाद उसका फिजिकल स्कोर फाइनली 8 तक पहुंच गया। वो अब प्रैक्टिकली 60% स्ट्रॉन्गर था एक एवरेज मैन से और टेस्ट करने के लिए एगर था। वेयरहाउस में लूज आयरन बार्स देखे और टेस्टिंग का आइडिया आया। उसने एक थिक आयरन बार उठाई जो बिल्डिंग्स रीइंफोर्स करने के लिए यूज होती थी। जियोयांग ने उसे ऊपर उछाला और जैसे हार्ड और फास्ट किक किया, रॉड नोटिसेबली बेंड हो गई। मोमेंटम के साथ स्टिक नियर बाय वॉल में चली गई। जियोयांग का किक इतना पावरफुल था कि वॉल में डिसेंट डेंट बन गया। आयरन बार के साथ उसकी करंट स्ट्रेंथ से उसके बेयर हैंड्स प्रैक्टिकली वेपन्स बन गए थे। अब वो आराम से अपोकलिप्स के अगेंस्ट कंफर्टेबली फाइट कर सकता है। वेपन्स को ओपन में रखना स्टूपिड मूव होता, इसीलिए उन्हें स्पेशल रिंग में स्टोर करना बेहतर रहा। जियोयांग ने अपने मैजिकल रिंग से ट्रक के कंटेंट्स को पॉइंट किया और वो तुरंत अब्सॉर्ब हो गए। अगर सब कुछ वैसे ही होता है जैसा उसने याद किया था तो डे आफ्टर टुमारो अपोकलिप्स का पहला दिन होगा। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है सब कुछ बाकी काम करने के लिए जो पहले उसने प्लान किया था। एक वजह से वो पुराने आदमी की इमेज नहीं भूल पा रहा था जो अपनी मॉडेस्ट हार्ड अर्न कैश से अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए घर खरीदना चाहता था। जैंग जियोयांग ने पहले अपोकलिप्स में कई जिंदगी और मौत की सिचुएशन देखी थी और ट्रेचरी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेट लोगों की प्लाइट को इग्नोर करना उसका स्टाइल नहीं था। शायद वो कुछ एसेंशियल सप्लाईज पुराने आदमी को भेज देगा, ये उसकी रीपेमेंट होगी अपोकलिप्टिक फंड्स के लिए। अगले दिन जियोयांग ने एक रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग के चक्कर लगाया जो एक शेडी सिटी में मौजूद था। जीपीएस के बिना इस जगह को ढूंढना इम्पॉसिबल था। देखने से ये क्लियर था कि पुराने आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक चीप और पुरानी जगह पे रेंट पर रह रहा था बिना एलिवेटर के, और उनका यूनिट टॉप फ्लोर पर था। जैंग जियोयांग ने कैजुअली डोर पे नॉक किया और तुरंत रियलाइज किया कि उसे अपने स्टोरेज रिंग से सप्लाईज निकाल लेनी चाहिए, वरना एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। स्टोरेज रिंग एक्टिवेट करके बॉक्स अपॉन बॉक्सेस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज हॉलवे में भर गए। उस वक्त पुराना आदमी डोर पे आया और तुरंत समझ गया कि वो लैंडलॉर्ड है जो रेंट नेक्स्ट वीक में पे करने वाले हैं। जब उसने यंग मैन को देखा उसने रियलाइज किया कि ये मिस्टर जैंग है और बॉक्सेस हॉलवे में जो पुराने आदमी को और कंफ्यूज कर रहा था। जियोयांग ने प्रॉमिस किया कि बाद में डील एक्सप्लेन करेगा, पहले बॉक्सेस को अंदर ले जाना जरूरी था ताकि नेबर्स ना देखे। कुछ मिनट्स की लिफ्टिंग के बाद जो मोस्टली जियोयांग ने किया सब कुछ अंदर ले आया। पुराना आदमी इम्प्रेस था कि यंग मैन टायर्ड भी नहीं लग रहा था। मीनवाइल जियोयांग रूम को सर्वे कर रहा था और एनालाइज कर रहा था अगर ये इमरजेंसी शेल्टर के लिए सूटेबल है, और ये था। फ्रंट डोर सॉलिड एनफ था। उसने पुराने आदमी को केयरफुली सुनने के लिए कहा और एक्सप्लेन किया कि सप्लाईज वाइजली यूज करनी चाहिए क्योंकि ये अराउंड हाफ अ ईयर के लिए चलेगी, स्टार्टिंग कल से। जैसे ही वो और डिटेल में जाने ही वाला था, जियोयांग एक फोटो से हिला। फोटो में पुराना आदमी और उसकी ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर थी। जियोयांग को सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि फोटो में एक लड़की शैनशान थी जो पहले अपोकलिप्स के दिनों में उसकी क्लोज फ्रेंड थी। उसने तुरंत पुराने आदमी से पूछा कि क्या फोटो में लड़की का नाम शैनशान है। ये और कंफ्यूज कर गया पुराने आदमी को क्योंकि उसने कभी भी यंग मैन को उसका नाम नहीं बताया था। जियोयांग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने पुराने आदमी से जल्दी से पूछा कि लड़की कहाँ है। वो अभी स्कूल में थी। ट्रांसफर पेपर अरेंज करते वक्त जियोयांग को याद आया जब शैनशान ने अपनी ग्रैंडपा को डूमिंग का रिग्रेट एक्सप्रेस किया था। उसके ग्रैंडपा ने अपनी जान की बाजी लगाई
आई थी उसको बचाने के लिए। डूम्ड टाइमलाइन में ग्रैंडपा ने ब्रेवली ज़ोंबी इन्फेक्टेड स्कूल में ब्रेक किया और शैनशन को बचाया, लेकिन खुद मर गया। प्रीवियस लाइफ में क्लोज एड रहकर जियाओयोंग ने डिसाइड किया कि वो शैनशन को ऐसी पेन से दोबारा गुजरने नहीं देगा। उसने पुराने आदमी से कहा कि घर अब बेचने के लिए नहीं है। इनोसेंट ग्रैंडपा पैनिक कर गया, सोचकर कि मिस्टर जैंग डील पुल आउट कर रहा है, लेकिन जियाओयोंग ने उसको ये सब निगलने को कहा। कल दुनिया एक लिविंग हेल बन जाएगी और शैनशन का स्कूल का घर अभी मैटर नहीं करेगा। अब उन्हें उसे स्कूल से निकालकर सेफ प्लेस पे ट्रांसफर करना होगा। ये सडन डिक्लेरेशन और पुराने आदमी को कंफ्यूज कर गया। जियाओयोंग इतना रश में था कि उसने अपोकलिप्स की इनक्रेडिबिलिटी को फैक्टर नहीं किया। उस आदमी को समझाने के लिए उसने ज्यादा अंडरस्टैंडेबल टर्म्स यूज किया। उसने कहा कि फेमाइन का लिविंग थ्रू कितना ट्रैजिक और टेरिफाइंग हो सकता है। फेमाइन स्कैरी लगता है लेकिन पीस टाइम्स में नहीं होता है ना। पुराने आदमी को ट्रस्ट करने के लिए कोई वर्ड्स काम नहीं आए, इसीलिए जैंग जियाओयोंग ने उसे कुछ दिखाना बेहतर समझा। उसने इंस्टेंटली सारे सप्लाई बॉक्सेस को अपने स्टोरेज रिंग में सक कर लिया, रूम को भी इंक्लूड किया। जब वो खत्म हुआ, पुराने आदमी के सामने एक एम्प्टी स्पेशियस रूम था। इससे मैजिक के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जियाओयोंग ने डिक्लेयर किया कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और वो फ्यूचर देख सकता है। पुराने आदमी को हर चीज सुननी चाहिए सर्वाइवल और शैनशन को बचाने के लिए। उनका नेक्स्ट मूव शैनशन को स्कूल से निकालने का था। कार राइड के दौरान पुराने आदमी का मुंह अभी भी वाइड ओपन था और आंखें अनबिलीवेबल यंग मैन पे फिक्स थी। तेजी से पहुंचने के लिए जियाओयोंग ने मैडमैन की तरह ड्राइव की, जैसे ट्रैफिक लॉ सिर्फ सजेशंस हो। व्हीकल से बाहर निकलकर उन्हें शैनशन को ढूंढना था जो अभी जगह पे थी। एक डिपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक यंग वुमन थी जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ सराउंडेड थी। वो कोई और नहीं बल्कि शैनशन थी। अब कुछ स्टेरियोटिपिकल विचेस उसके फेस पे स्लैप कर रही थी क्योंकि एक बॉय उसे पसंद करता था। डिफिएंट आईज के साथ शैनशन ने इंसिस्ट किया कि वो फ्रीक के साथ नहीं जाना चाहती और अटेंशन नहीं पसंद करती। एक और विच ने इंटरवीन किया और स्टमक पे किक मारा उल्टा जवाब देने के लिए। दो विचेस ने जेलसी के कारण शैनशन को बीट किया। सिचुएशन रैपिडली एक्सिलरेट हो रही थी जब पुराने आदमी का वॉइस इंटरप्ट हुआ। उन्होंने देखा कि पुराने आदमी अपने प्रीशियस ग्रैंड डॉटर के पास आ रहा है और विचेस को उनकी चीजों को छोड़ने के लिए येल कर रहा था। विचेस ने अपनी अटेंशन पुराने आदमी पे शिफ्ट कर दी जो अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा रहा था। उन्होंने पुराने आदमी से कहा कि वो स्टेप बैक करे और गर्ल्स के बिजनेस को इंटरप्शन के बिना सेटल करने दे। पुराने आदमी ने ब्लंट वेपन्स और ब्लेड्स देखकर हेजिटेट नहीं किया और चार्ज कर दिया। थग्स ने नाइफ से थ्रेटन किया और बूढ़े आदमी को मैनरलेस बुलीज बोला। एक थग ने स्टील बैट उठाया और बूढ़े आदमी के हेड पे एम किया। अगर बैट हिट होता तो सवेयर ऑर्डरेल होता, लेकिन जियाओयोंग ने टाइमली इंटरवीन किया और बुली को अटैक रोक लिया। वो सबको देखता है जो लग रहा था कि थग्स के लर्निंग फेज में थे। दूसरे दो थग्स ने अपने अटेंशन जियाओयोंग पे शिफ्ट की, सोचकर कि वो शैनशन का ओल्डर ब्रदर हो सकता है। उन्होंने सोचा कि वो इजी टारगेट है, लेकिन बुलीज के हैंड मूव नहीं कर पा रहे थे। जियाओयोंग ने थग को सोलर प्लेक्सस पे एक सॉलिड किक मारा और वो थग कैनन पे लॉन्च और वो थग कैनन से लॉन्च होता हुआ जैसा लगा। पहले थग की फेट देखकर बाकी दो हेजिटेट हुए। जियाओयोंग ट्रेन कॉम्बैटेंट लग रहा था। दो वॉनोबी थग्स ने प्लान बनाया, एक फ्रंट में नाइफ के साथ और दूसरा बैक में बैट के साथ। फर्स्ट मूव फ्लैंक से किया गया, फुल बैट स्विंग किया। इनकमिंग अटैक को सेंस करते हुए जियाओयोंग ने इजीली डॉज किया और अपने एनहांस फिजिकल एबिलिटीज का यूज किया। उसने थग को पकड़ा जो हेड बैश कर रहा था और कॉलर से पुल किया। जैसे जियाओयोंग ने बैडली बिहेव्ड किड को पकड़ा हो, उसने थग को कोल्ड हार्ड ग्राउंड पे स्लैम किया जो बहुत आसान था। एक ही स्लैम से बुली बेहोश हो गया। लगता है उसकी हेड कंक्रीट पे लग गई हो या कुछ ऐसा ही। बाकी का बुली जो अभी भी बचा था एक नाइफ के साथ आगे बढ़ा। ज़ोंबी अपोकलिप्स का वेटरन बिना ब्लिंक किए वेपन को रीडायरेक्ट कर गया और ब्लॉन्ड नजर को अपनी नजर से घूरा। जियाओयोंग ने अपनी नजर ना तोड़ी और अपने पाँव को अगले किक के लिए रेडी किया। इस बार उन्हें थग को लेग से साइड पे इतनी जोर से किक मारी कि वो फ्लड हो गया जैसे ऑमलेट और उसका फेस फ्लोर पे लग गया। बस कुछ ही सेकंड्स में वॉनबी थग्स का काम खत्म हो गया। अब सामने सिर्फ कैटी विचेस से बची थी जो शैनशन को बिना वजह परेशान कर रही थी। पहली अपोकलिप्स के बाद जियाओयोंग अब इक्वल राइट्स और इक्वल फाइट्स का सपोर्टर है, तो उसने एक बुली विच को थप्पड़ मार दिया। विच को भी एक्सपेक्ट नहीं था इतनी फोर्सफुल स्लैप का। उसका चेहरा लाल हो गया। दूसरी बुली जो शैनशन के बालों को खींचती थी, जियाओयोंग ने उसे उसी का टेस्ट चखाया। उसने छुरी निकाली और लड़की के गले पर रखा जो डर से रोने लगी। बाईस्टैंडर्स ने सुना एक क्रिस्प स्लैश और एक डरावनी चीख। जियाओयोंग ने बिना ब्लिंक किए उसकी चोटी को काट दिया और उसका मजाक उड़ा दिया। उसने बुली को कहा कि लंबी बालों का बोझ फ्यूचर में उसकी जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। लोग कंफ्यूज थे, लेकिन जियाओयोंग ने अश्योर किया कि शॉर्ट हेयर उसकी जिंदगी बचा सकती है। जियाओयोंग ने शैनशन को कहा कि हमें अभी निकलना पड़ेगा, चाहे वो कहाँ भी जाए। ओल्ड मैन ने
उसे कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगी और अपोकलिप्टिक फेमीन के बारे में बताया। शैनशन को लगा कि ग्रैंडपा स्कैम कॉल का शिकार हो गया है। शाओयोंग ने कंफर्म किया कि वो अपोकलिप्टिक फेमीन के बारे में नहीं बल्कि असली अपोकलिप्स के बारे में बात कर रहा है। जब शाओयोंग ने न्यूज देखी तो एक वीडियो आया जिसमें एक आदमी कुछ एंड ऑफ डेज स्टफ बोल रहा था। लोग कह रहे थे कि ये रेबीज है और आदमी दूसरों को बाइट कर रहा है, लेकिन वो शांत था और कुछ ग्रीम चीजों के बारे में बोल रहा था। सब कुछ केओस में चला गया और शाओयोंग ने बताया कि कल से अपोकलिप्स शुरू होगा, एक टॉक्सिक स्मॉग जो ज़ोंबीज को जन्म देगा और बाकी लोगों को भी मारकर ज़ोंबी बना देगा। शैनशन ने पॉप कल्चर के थ्रू ज़ोंबीज के बारे में सुना था, लेकिन अब जब ये सब कुछ सच लग रहा है तो वो बिलीव नहीं कर पाई। उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि उसने फेमीन की कहानी बस इसीलिए बनाई थी ताकि ओल्ड मैन को समझ आए आजकल के पीसफुल टाइम्स में फेमीन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसने क्लियर किया कि अगले कुछ दिनों में जो आने वाला है वो अपोकलिप्स है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एंड है। ये सुन के किसी को भी क्रेजी फील हो सकता है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है ऐसे डिक्लेरेशन का। घड़ी देखते हुए शाओयोंग ने सोचा कि अभी न्यूज और इंटरनेट चेक करना चाहिए। एंड ऑफ टाइम्स के इनिशियल साइंस देखने के लिए फोन निकाल के न्यूज चेक करते ही एक वीडियो आई जिसमें एक आदमी कुछ ओमनियस एंड ऑफ डेज स्टफ बोल रहा था। वीडियो में अथॉरिटीज ने एक क्राउडेड ट्रेन स्टेशन में उस आदमी को डिटेन किया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रेबीज है और वो लोगों को बाइट कर रहा है। एक आदमी लूसिड लग रहा था और एक स्ट्रेंज स्माइलिंग स्मोक के बारे में ग्रिम स्टफ बोल रहा था। डिटेनी ने इतने रेजिस्टेंस दिखाई कि वो ब्रेक फ्री हो गया और लोगों को बाइट करने लगा जैसे एक कुत्ता। फिर से केओस शुरू हो गया और शाओयोंग के कहने के मुताबिक अपोकलिप्स के इनिशियल साइन फुल स्विंग में है। कल से ऑफिशियली अपोकलिप्स शुरू होगा, एक टॉक्सिक स्मॉग जो कई प्रोविंसेस इंक्लूडिंग प्रोविंस बी को ढक देगा। ये स्मॉग सभी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करेगा और एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन माइंडलेस ज़ोंबीज में म्यूटेट हो जाएंगी जो स्ट्रीट्स पे प्रे ढूंढेंगी। जो बचे रह जाएंगे वो ज़ोंबीज के क्रूअलिटी से नहीं बच पाएंगे और उनके एगोनाइजिंग डेथ के बाद वो भी उनमें से एक बन जाएंगे। शैनशन नए जनरेशन का हिस्सा है तो उसको ज़ोंबीज के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए जो फिल्म्स और पॉप कल्चर से मिलता है, लेकिन ये सब रियल में हो रहा है। ये बिलीव करना मुश्किल है। जब केओस ऑफिशियली कल या डे आफ्टर या नेक्स्ट वीक शुरू होगा तब सब लोग इस आइडिया को अनबिलीवेबल नहीं कह पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैफिक में फंस गए जब टाइम काफी इंपॉर्टेंट था हेडक्वार्टर्स वापस जाने के लिए। ट्रैफिक इतना बुरा था कि इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक्ड और बैकअप थी। ओल्ड मैन फ्रीक आउट करने लगा क्योंकि मिस्टर जैंग ने ज़ोंबीज का जिक्र किया था और अब वो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन शाओयोंग ने अश्योर किया कि अभी के लिए वो सेफ है, पर अगर ज़ोंबीज पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाए तब भी नियर बाय एक छोटी सी आउटब्रेक पॉसिबल हो सकती है। हर कार बम्पर टू बम्पर थी और एक लग्जरी कार इमरजेंसी लेन से तेजी से निकल गई सबको पास करते हुए। जब ट्रैफिक थोड़ा मूव हुआ लग्जरी कार ने अपॉर्चुनिटी ली और शाओयोंग को कट किया। वो बास्टर्ड इतनी तेजी से और रेकलेसली ड्राइव कर रहा था कि अगर शाओयोंग ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो वो उससे टकरा जाता। वो काफी गुस्से में था और होना भी था। उस आदमी को टर्न सिग्नल्स का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था और वो इमरजेंसी लेन में जैसे इडियट घुस गया था, सबको डेंजर में डाल दिया। कन्फ्रंटेशनल फील करते हुए यंग मैन ने उस डिसरिस्पेक्ट को सॉलो नहीं किया जो उसने दिया था। उसने लग्जरी कार को अपने लेन में एंटर नहीं करने दिया, लेन को ब्लॉक कर दिया, चाहे उसने क्लियरली दिखाया कि वो उस बास्टर्ड को नहीं आने देगा। लग्जरी कार ने अपनी पोजीशन मेंटेन की और गंदा गाली गलोच शुरू कर दिया जैसे वो सिचुएशन में और फंसता गया। ओल्ड मैन ने एडवाइस दिया कि अभी ट्रबल से बचना चाहिए क्योंकि रेकलेस ड्राइवर वेल्दी और पावरफुल लग रहा था। शाओयोंग को इस बात की परवाह नहीं थी। अगर वो बास्टर्ड बाहर आके ट्रबल क्रिएट करता तो वो हेजिटेट नहीं करता। उस अमीर आदमी के ब्लड से रोड को पेंट करने में वो ट्रैफिक जाम में लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे, पर फॉर्चुनेटली वो क्लियर हो गया। रियर की तरफ देखा तो लग्जरी कार फिर से कट करने की कोशिश कर रही थी। वो डेलिबरेटली उनके पीछे आ रही थी। शाओयोंग अब सच में पिस्ड ऑफ हो रहा था। रिच ब्रैड छोड़ने को तैयार नहीं था। वो किसी भी केस में अनहिंज्ड पर्सन लग रहा था जो अपनी लाइफ और व्हीकल को रोड पे ऑब्नेशियस होने के लिए रिस्क पे डाल रहा था। वो उन्हें टॉन्ट कर रहा था। ये टिपिकल रोड रेज का सीन था। ओल्ड मैन ने मिस्टर जैंग से कहा कि बस छोड़ दो और आगे एंगेज मत हो। पहले का जैंग शाओयोंग अगर होता तो वो इसे छोड़ देता, पर अपोकलिप्स कल शुरू होने वाली है और ऐसे स्कमबैग्स को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए शाओयोंग ने रोड रेज के साथ थोड़ा खेलना शुरू किया। उसने बेट किया कि वो लास्ट सेकंड पे बिच आउट कर देगा और उसमें जीत जाएगा। रिच ब्रैट ने हिल के पास ऑलमोस्ट क्रैश कर दिया। सूटेड अप बास्टर्ड ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को कॉल किया सर्विलेंस फुटेज के लिए। उसने शाओयोंग को ट्रैक करने की कोशिश की
ताकि दिखाया जा सके कि टॉप वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जब 3 लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचे, रात हो चुकी थी। जैसे ही वो कार से उतरे, ओल्ड मैन ने कंपाउंड को देखा और वो सरप्राइज के साथ माउथ वाइड ओपन कर गया। शैनशैन ने कमेंट किया कि पूरा प्लेस थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। जाओयोंग ने दोनों को रेस्ट लेने को कहा और बताया कि कल से और जो भी कुछ उन्होंने सोचा था वो सब उल्टा हो जाएगा जब दुनिया हार्डकोर मोड में चलेगी। ये कहकर वो काफी चिल और कंफर्टेबल लग रहा था अपने व्यूइंग डेक पे कॉफी के साथ। सुबह शैनशैन ने उठकर देखा कि जाओयोंग पास ही था। इतना टाइम हो गया था जब से उसने अच्छी नींद ली थी और मॉर्निंग क्लासेस नहीं होने का फीलिंग लिबरेटिंग था। जब वो ऑलरेडी उठ चुकी थी तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसे फोर्ट्रेस का टूर दिया जाए। ग्रैंडपा को फेच करके जाओयोंग ने उन्हें फैसिलिटी का टूर दिया जहाँ सभी वॉल्स सीरियस रीइंफोर्समेंट्स कंक्रीट से बनी थी। हर गेट बिना हैवी वेपनरी से नहीं टूटती। ये रिमोट कंट्रोल थी और 3 सेंटीमीटर थिक सॉलिड स्टील से बनी थी। चाहे लोग हो या ज़ोंबीज, किसी भी चीज को बाहर रखना आसान था। उसने ये भी रिमाइंड किया कि उनके अलावा किसी को भी फोर्ट्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी बिना जाओयोंग के परमिशन की। शैनशैन ने ये इंटरप्रेट किया कि दूसरे सर्वाइवर्स जो यहाँ तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गए वो अनडेड के साथ बाहर ही मरेंगे। जाओयोंग ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, बस उन्हें नेक्स्ट स्पॉट पे इनवाइट किया। उसने ध्यान से एक्सप्लेन किया कि अपोकलिप्स के दौरान ह्यूमन नेचर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लोगों के दिल में जो इवल है वो मैग्नीफाइड हो जाएंगे बिना लॉस के। बड़ी हर्ट और कंपैशन के साथ रहना उन्हें लाइन पे ही मार देगा। इसीलिए उसने उन्हें एक ऐसे स्पॉट पे ले जाके दिखाया जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था। ये एक फेंस्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था जिसमें कई शिपिंग कंटेनर्स स्कैटर्ड थे। उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर वो नहीं होते और सर्वाइवर्स मदद के लिए आते तो उन्हें इस बफर जोन में टेम्पररी शेल्टर दिया जा सकता है बिना उसकी एक्सप्लिसिट परमिशन के। मेन फोर्ट्रेस में एंट्री के लिए बैन अभी भी वैलिड है। ओल्ड मैन ने एग्री किया कि नेक्स्ट टॉप टूर पे फूड स्टोरेज होगा। वो ये भी पॉइंट आउट करेगा कि उनकी सप्लाईज प्लेस के कौन से एरियाज का राशन किया जा सकता है। वेयर हाउस में जाके जहां स्टैक्स अपॉन स्टैक्स ऑफ एसेंशियल सप्लाईज थे, ये देखना एक एब्सर्ड साइट लगा। जाओयोंग ने उन्हें देखा और उनकी हॉस्टिलिटी स्टेटस चेक करने के लिए माइंड्स आई एक्टिवेट किया। गुड्स दिखाने के बाद फॉर्चुनेटली उनकी हेड्स पे हैप्पी फेसेस थे जो ट्रस्ट का साइन था। तो उसने स्टोरेज रिंग से नेक्स्ट शोकेस कंटिन्यू किया। उसने एक्सप्लेन किया कि अपोकलिप्स में वेपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और शैनशैन को एक क्रॉसबो और ओल्ड मैन को एक शॉटगन दिया। उसने रिमाइंड किया कि इन वेपन्स को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है, कभी किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। वेपन सिक्योरिटी एक कॉमन सेंस है, वरना कियोस हो सकता है। टूर के बीच में जाओयोंग ने एक नया सिस्टम टास्क नोटिफिकेशन देखा। ओल्ड मैन और शैनशैन से मिलने के बाद उसे एक और नया मिशन दिया गया, अपने एक पुराने कॉमरेड जैंगची से मिलना। ये नोटिफिकेशन जाओयोंग के लिए काफी शॉकिंग थी। व्यूइंग डेक से शहर को देखते हुए उसने एक एरो देखा जो जैंगची के लोकेशन को दिखाता है। वो ऑलरेडी अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने का प्लान बना रहा था, तो ये एक अच्छा बोनस था। मिशन पे जाने से पहले उसने ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर डुओ को रूल्स याद दिलाया और उन्हें वायोलेट ना करने की एडवाइस दी। जब उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने अपनी कार में बैठकर जवाब दिया कि वो अपने टीम को रिक्रूट करने और बिल्डअप करने जा रहा है। जाइंट एरो जो जैंगची के लोकेशन दिखा रहा था एक केटीवी बार को पॉइंट कर रहा था। केटीवी के अंदर एक रूम में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मजे कर रहे थे, ड्रिंक करते हुए और कैरियोके गाते हुए। सिल्वर हेयर जैंगची ड्रंक होकर रूम से बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ रेस्टरूम जाने। ब्लैडर्स एम्प्टी करने के बाद दोनों ड्रंकली हॉलवे में निकल आए। जैंगची ने एक्सीडेंटली एक लड़की को बम कर दिया। ये लाइट बम था पर लड़की काफी इरिटेटेड लग रही थी। जैंगची ने तुरंत अपोलोजाइज किया पर लड़की के एस्कॉर्ट ने इस बात को अच्छी तरह नहीं लिया। जैंगची को पंक कहकर किक मारा। जैंगची एक नियर बाय वॉल से टकरा गया और गिर गया जो काफी पेनफुल लगा। उसका बडी उसके पास गया देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और वो ठीक नहीं लग रहा था। जैंगची का बडी अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा था। वायलेंट थग से एग्रेसिव बिहेवियर के लिए येल कर रहा था। थग को स्पेशली लड़की के सामने जब लॉक बैक करते हैं ये पसंद नहीं आया और वो गुस्सा हो गया। उसने उस लड़के को कॉलर से उठाया और वो बास्टर्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। सिचुएशन एस्केलेट होती देख जैंगची ने अपनी बेस्ट ट्राई की और एडमिट किया कि वो एट फॉल्ट है और थग से रिक्वेस्ट किया कि उसके बडी को ना मारे। फॉर्चुनेटली एक केटीवी स्टाफ मेंबर वहां से गुजर रहा था जो स्टमक फ्लू से रिकवर कर रहा था और कोल्ड लग गया था, लेकिन कमोशन ने उसकी अटेंशन ग्रैब की। लगता था फाइट्स यहाँ कॉमन है क्योंकि ड्रंक पीपल अपने हाथ नहीं रोक सकते। स्टाफ ने इंटरवीन करने का डिसाइड लिया और दोनों पार्टीज को काम डाउन करने की कोशिश की। जब थग ने स्टाफ मेंबर को देखा वो ऑफेंड हो गया और स्टाफ को डिसरिस्पेक्ट समझा क्योंकि इवन के टीवी के ओनर भी उसके क्लोज को टच नहीं करते। हीरोइक स्टाफर अब थग के एंगर का टारगेट बन गया और साइलेंटली जैंगची और उसके बडी को जल्दी निकलने के लिए गेस्चर किया।
थग ने डिमांड किया कि बार बॉस तुरंत बाहर आए वरना वो प्लेस को शट डाउन कर देगा। मिस्टर स्टाफ ने समझाने की कोशिश की पर वो इनफेक्टिव लग रहा था। कॉलेज बॉयज भाग गए और रूम 3090 में वापस आए जैसे वाइल्ड एनिमल से चेज हो रहे हैं। उनकी बाकी फ्रेंड्स नेचुरली क्यूरियस थे कि क्या हो रहा है और वो क्यों इतने फ्रैंटिक रश में है। उन्होंने बेसिकली एक ड्रंक थग से बम किया जो उन्हें बैडली बीट करने की धमकी दे रहा था। वो लकी थे कि एक स्टाफ उनकी मदद करने के लिए आ गया था और भागने में वो सक्सेसफुल रहे। एक फ्रेंड ने बोला कि उन्हें फाइट पुट अप करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास कभी भी पीछे नहीं हट सकती। वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना चाहता था रिटेलिएशन के लिए, लेकिन जैंगजी ने इस आइडिया को रोक दिया क्योंकि टफ एक्ट करना और ट्रबल ढूंढना ग्रेजुएशन के 1 साल से कम टाइम में एक स्टूपिड मूव होता। उन्हें बस सिंगिंग, डांसिंग और सेलिब्रेटिंग करना चाहिए। लेकिन ट्रबल कंटिन्यू रहा ड्रंक थग और उसके ग्रुप के फॉर्म में जो उन्हें रूम 309 तक ढूंढ कर आए। लगता था कि उन्होंने सर्वर को बीट किया था। रूम 3090 ढूंढने के लिए वो लड़के हैरान थे जब अननोन टफ गाइज उनके रूम में चार्ज कर गए। ड्रंक थग ने सर्वर को रैगडॉल की तरह उछाल दिया और जैंगची और उसके फ्रेंड्स को पॉइंट करते हुए बोला कि सबको पकड़ो। कॉलेज बॉयज ने फियर के साथ रेजिस्ट नहीं किया बल्कि सरेंडर कर दिया। टफ गाय ने तुरंत टॉन्ट किया, थग्स को चैलेंज दिया कि एक फोन कॉल करने दे। विस्की बोतल उठाकर ड्रंक थग ने टफ गाय को बात करने से रोका, पूरी बोतल को उसके हेड पे स्मैश कर दिया। टफ गाय चेन चोंग का ब्लड और विस्की मिक्स होते हुए फ्लर पर गिर गया जो जैंगची के लिए चिंता का रीजन बना। केटीवी के बाहर एक फैमिलियर कार एंट्री के पास आई। जैंग जियोयोंग अपनी कार से बाहर आया, एक स्माइल के साथ एक्साइटेड कि पुराने बडी से मिलने का सोचकर। उसने देखा कि जैंगची का कॉलेज स्टूडेंट वर्जन का केटीवी कैसा लग रहा था। उसने प्रेमिसेस में एंटर किया। टॉप नॉच स्टाफ ने उसे गाइड किया। पहले अपोकलिप्स के टाइम पे भी जैंगची वो टाइप का बंदा था जिसमें गाने का दिल था। म्यूजिक चल रहा था और क्लब के लाइट्स घूम रहे थे। चोंग का सर एक वाटरफॉल की तरह खून से बह रहा था क्योंकि एक थग ने उसके सर पर ग्लास बॉटल से मार दिया था। थग अब भी ब्रोकन बॉटल को पकड़े हुए था जैसे वो एक और राउंड के लिए तैयार हो। जीन काय अपने ब्लीडिंग फ्रेंड को बुलाने लगा जबकि वो फूलिश गाय अपनी अगली गर्लफ्रेंड के लिए ये सब नौटंकी कर रहा था। उसने गर्लफ्रेंड से पूछा क्या उसे अच्छा लग रहा है। उसने अपने हाथ उसके अराउंड डाल दिया और उसके हाथों को टच करने की कोशिश की, लेकिन गर्ल को उसकी हीरोइक से कुछ फर्क नहीं पड़ा। गर्ल ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि उसका नेल पॉलिश कैसा लग रहा है और उसने पूछा कि बेहतर फील करने के लिए बात क्या है। उसने कहा कि वो एक्चुअल पर्सन से डील नहीं कर रहा जो उससे टकरा गया था। फिर उस इडियट ने अपना ध्यान जैंग काई की तरफ मोड़ दिया। उसने ब्रोकन बॉटल को जैंग काई के चेहरे के पास रखा और धीरे धीरे उसकी तरफ गया। गर्ल सब कुछ देखने के बावजूद वो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं लग रही थी। वहीं चोंग धीरे धीरे उठ रहा था और अपने ब्लीडिंग से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ चोंग ने जल्दी से एक एस्ट्रे उठाया और थग को उसके क्राइम का जवाब देने का प्लान बनाया जो उसे मौत के कागार पर ले गया था। उसने उस एस्ट्रे को थग के सर पर मारने की कोशिश की लेकिन दूसरे गूंस ने उसे रोक दिया। एक ब्रेन डेड थग ने उसे छोटी सी पंक बोला और उसका मजाक उड़ाया कि वो इतना बेकार था कि फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा था, वो भी ऐसी हालत में। चोंग ने फ्री होने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उनके लिए इतना वीक लग रहा था कि कुछ काम नहीं आया। जो थग एक साइड में था वो इतने गुस्से से भर गया कि चोंग इतना बोल्ड फाइट बैक कैसे कर सकता है। उसने गुस्से से अपने दांत कस लिए जबकि गूंस ने चोंग को धर रखा था। उनके लीडर ने एक और बोतल चोंग के सर पर मार दी। वो डेफिनेटली इससे निकल नहीं सकता। वाइन हर जगह फैल गई और ब्रोकन बॉटल के टुकड़े हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। चोंग बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया जैसे एक डूबता हुआ पत्थर। जैंग काय और उसके बाकी दोस्त बिल्कुल शॉक में थे। इस हॉरिफिक इंसिडेंट को देखकर एक दोस्त के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया जबकि बाकी दो दोस्त अपने फ्रेंड को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब उनको रोने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की थी कि काम और रिस्पेक्टफुल रहे, लेकिन ये सब कुछ बुरा हो गया है। जैंग काय और उसका मोटा दोस्त थग के लीडर की तरफ बढ़े तेजी से उसे 6 फीट अंडर भेजने के लिए, जबकि लास्ट गाय पीछे खड़ा था एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए। दूसरी तरफ एक वेटर कॉर्नर में छुपा हुआ था और पथर्टिक कावर्ड की तरह कांप रहा था। बैकग्राउंड में थग्स जैंग काय को पंक कह रहे थे और वो फ्यूरियस थे कि वो बैक डाउन नहीं कर रहा। सिचुएशन बहुत आउट ऑफ हैंड हो गई थी और सब पूरी तरह से फाइट के लिए रेडी थे। लाउजी को बोला गया कि एक पर्सन को पकड़ो और एंश्योर करो कि वो फिर कभी ना दिखाई दे। जब सब लोग क्लब में लड़ रहे थे और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, वेटर को बहुत डर लग रहा था और वो ग्रोन कर रहा था जैसे उसके बॉडी से कोल्ड स्वेट बह रही थी। उसका बॉडी बहुत कांप रहा था और उसके बैक और फोरहेड से कुछ पर्पल वेन्स निकलती नजर आ रही थी। लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे हल की तरह म्यूटेट हो रहा हो। एक ही वक्त पे
जैंकाई उन सभी इडियट्स को नकल सैंडविच दे रहा था जो उसे और उसके दोस्तों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक गून पर जोर से पंच किया, लेकिन वो गाय इतना क्विक था कि डॉज कर गया और तभी एक और इंसान उसके पीछे से आने लगा। वेटर जो पहले एक जंकी की तरह कांप रहा था अब पूरी तरह से पोजेस्ड लग रहा था और उसके आंखों से खून गिर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो गई, वो बहुत स्वेट कर रहा था और एक हंग्री बीस्ट की तरह ड्रूल कर रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो कितने अच्छे लगेंगे एक बाइट लेने के बाद। उसने एक गंदे बीस्ट की तरह रोर किया और फाइट में शामिल होने के लिए भाग गया। जो चीज उसे म्यूटेट कर रही थी उसने उसे इंसानी स्पीड से दौड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शायद इसके साथ उसके दिमाग का भी कुछ बचा हुआ हिस्सा चला गया। अब वेटर एक माइंडलेस ज़ोंबी बन गया था और जल्दी एक थग को पकड़ लिया और उसे फोर्सफुली होल्ड कर लिया। थग ने ब्रेक फ्री करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोंबी ने एक हॉरिफाइंग लेवल इन ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाई। वो गंदा चीज जल्दी से थग का एक बड़ा बाइट ले गया जो अब एगोनाइजिंग पेन में था। वो बेचारी लड़की इस सीन को देखकर शॉक में चीख पड़ी। उसने देखा कि ज़ोंबी ने थग का बड़ा हिस्सा काट लिया। थग ने वेटर को डॉग बोला और उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने अपने गाइस को बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। एक आदमी जो सब कुछ देख रहा था वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जैसे वो किसी हॉरर मूवी में फंसा हुआ हो और वो एक साइड कैरेक्टर हो जो बिल्कुल बेकार था। वो बस अपने हाथ सर के पीछे रखकर चीख रहा था, होप कर रहा था कि सब एक सपना हो। थग्स ज़ोंबी को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रेजी स्ट्रेंथ ने उन्हें शॉक में डाल दिया। उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से डील नहीं कर रहे। ज़ोंबी ने पहले जिसे पकड़ा था उसे छोड़ दिया और दूसरे अनफॉर्चुनेट सोल्स को बाइट करने लगा। उस आदमी ने उसे गुड फॉर नथिंग बोला और सरप्राइज हुआ कि वो रियली एक डीरेंज्ड डॉग की तरह बिहेव कर रहा था। जब थग ब्रेक फ्री करने की स्ट्रगल कर रहा था, ज़ोंबी ने थग को जमीन पर गिरा दिया जब उसके दांत अभी भी उसके हाथ में घुसे हुए थे। थग को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ोंबी की स्ट्रेंथ कितनी इंसेन थी, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से टोर होने वाला था। जैसे स्ट्रगल चल रहा था, एक हाथ अचानक से आया और ज़ोंबी के गले को पीछे से पकड़ लिया। जब वो इंसान ज़ोंबी को हवा में उठा रहा था तब हमने देखा कि वो जैंग था, जो अपनी फिजिकल एनहांसमेंट्स के साथ ऐसे क्रेजी फीट्स परफॉर्म कर रहा था। रूम में बाकी सब लोग सरप्राइज थे कि वो एक ह्यूमन को इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है, और वो भी एक हाथ से। जैंग धीरे धीरे ज़ोंबी के गले को स्क्वीज कर रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। उसने ब्लेजिंग एंगर के साथ ज़ोंबी को ग्लास पर स्मैश कर दिया और उसका चेहरा उस वॉल के साथ लगा दिया ताकि शार्ट्स उसे स्लोली कट्स कर सके। फिर उसने बाकी इडियट्स की तरफ देखा जो रुकस क्रिएट कर रहे थे और उसने कहा कि वो सब बंद कर दें। रूम में सब लोग जोंग के क्रेजी स्ट्रेंथ से फ्रीक आउट हो रहे थे। वो आदमी जो ज़ोंबी के लिए स्नैक बना था वो एक्सट्रीमली फ्लाइटेंड लग रहा था। जब उसने जोंग की तरफ देखा, उसने बताया कि डीरेंज्ड ज़ोंबी इतना स्ट्रॉन्ग था जैसे एक बुली, लेकिन उसने नहीं समझा कि जोंग एक हाथ से उसे वॉल पे कैसे पिन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप से दुखी हो रहा था कि वो कितना पिटफुली वीकलिंग था। थग लीडर ने चीख कर जोंग से पूछा कि वो कौन है। बदले में प्रोटैगनिस्ट को उनकी मिजरेबल लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहने के बजाय ये ब्रिक्ड हेड समझ नहीं पाया कि वो येल कर रहा था और एक्ट कर रहा था जैसे उसकी कुछ वैल्यू है। उसके साइड में खड़ा दूसरा पैथेटिक गून बहुत दर्द में था क्योंकि ज़ोंबी ने उसके शोल्डर को एक बड़ा हिस्सा डिनर के लिए ले लिया था और लगता था कि वो वाउंड इन्फेक्टेड हो गई थी। जोंग ने उस इडियट के सवाल को इग्नोर किया और जैंकाई की तरफ मुड़ गया। उसने इंश्योर करना था कि उसका फ्रेंड मॉन्स्टर से बाइट नहीं हुआ था और उसका कंडीशन ठीक है। जैंकाई ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज लुक था और उसने जोंग से पूछा कि उसे बाइट होने की चिंता क्यों है। जोंग ने इस फूलिश सवाल को भी इग्नोर किया और मीन लुक के साथ अपने दोस्त को बोला कि उसके साथ चले। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना था और उसे अपने पुराने कॉमरेड्स को जल्दी असेंबल करना था। जैसे जैंकाई उठने ही वाला था, वो इडियोटिक सिम उसे वापस पुल करता है और कहता है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लिटरल ज़ोंबी उनके बीच हैवॉक क्रिएट कर चुका था और उसके मेन सेवरली वाउंडेड थे, लेकिन वो अब भी चिंता कर रहा था कि उसे कोई अगली गर्ल को इम्प्रेस करना है जो शायद उसे कभी नहीं देने वाली। उसका एक गून जो शोल्डर पर बाइट हुआ था अचानक से कफ करने लगा और स्पिनिंग हेड के बारे में कंप्लेन करने लगा। उसके बॉस ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है और उसने सोचा कि शायद बस एक कोल्ड है, लेकिन अब वो जल्द ही समझने वाला था कि उसकी फूलिशनेस उसकी खुद की खत्म होने की वजह बनेगी। जोंग के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने ऑलरेडी समझ लिया हो कि थग के साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल भी फेज्ड नहीं था, बस अपनी कंपोजर बनाए रखा और वर्स्ट होने का इंतजार किया। थग के गले और सर से पर्पल वेन्स निकलने लगी थी। वो दर्द से अपने दांत कस रहा था और अपनी चोट को पकड़े रखा था।
लेकिन उसके लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसने समझने की कोशिश की कि उसे आफ्टरनून में बस रनी नोज था, लेकिन जोंग ने उसकी बात इंटरप्ट कर दी। प्रोटैगनिस्ट ने उससे पूछा कि क्या उसके शोल्डर को ज़ोंबी ने बाइट किया था। जब वो मॉन्स्टर के गले को पकड़े हुए था, ज़ोंबी अभी भी ब्रेक फ्री होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोंग के पास वो डॉग का एटीट्यूड था, इसीलिए वो जल्दी नहीं निकलने वाला था। थग कंफ्यूज था और सोच रहा था कि ज़ोंबी बाइट का उसकी फीलिंग से क्या संबंध है। दर्द से लड़ते हुए उसने जोंग को बताया कि उसे बाइट हुआ था और पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। पर्पल फिल्दी म्यूटेशन धीरे धीरे उसकी बैक से लेकर उसके फेस पर पहुंच रही थी। ये देखकर कि रूम में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बताता है कि पास्ट लाइफ में वो लोग कितने बेकार के लोग थे जो ऐसे ही मरे थे। जोंग को खुशी थी कि ज़ोंबी अभी भी इतने डम है कि डोर्स कैसे ओपन करते हैं उन्हें नहीं पता, इसीलिए वो अब भी सेफ है। जब उसने अपने हाथों से डस्ट उतारा तो उसने देखा कि सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। ये ऑब्वियस था कि वो सब उससे एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जोंग अपनी स्वीट टाइम ले रहा था। ये उसका शो है तो उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। उसका मूड शिफ्ट हो जाता है और हम उसके आंखों में किलिंग इंटेंट साफ साफ देख सकते हैं। अपने नकल्स को क्रैक करते हुए जोंग काई से पूछता है कि वो पहले किस बेवकूफ गुंडे को मारना चाहता है, पर जैंग काई को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये पागल लड़का कौन है और पूछता है कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वहीं थग्स का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे धमकी मिल रही थी। वो जोंग को मारने के लिए बढ़ता है कहकर कि वो खुद को बहुत ज्यादा तेज समझ रहा है। वो जोंग पर एक पंच मारने जाता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा था और जोंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पंच आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था कि जोंग ने तेजी से उसका सर पकड़ लिया और उसे चुप करवा दिया ताकि वो अपने मुंह से और ज्यादा बकवास ना करे। अपनी हल्क जैसी ताकत से जोंग ने उस आदमी को जमीन पर फेंक दिया। इस प्रोसेस में उसे बेहोश भी कर दिया। दूसरा फूलिश गून जिसके कंधे पर कट गया था जोंग की तरफ रश हुआ और उस पर अटैक करने की कोशिश की। उसने जोंग को गाली दी और कहा कि वो डेफिनेटली इसके लिए डिजर्विंग है, लेकिन अफसोस वो जोंग के ब्रूसली जैसे मूव्स का मैच नहीं कर पाया। जोंग ने उसे एक जबरदस्त पंच दिया जिससे उसके नाक से खून बहने लगा। जोंग ने अपनी असली ताकत का ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आदमी सीधा जमीन पर गिर गया था। जोंग ने अपनी फाइटिंग स्टैंस बनाए रखी जैसे वो एक फाइटिंग गेम का कैरेक्टर हो। इस दौरान गून बेहोश हो गया और उसके मुंह से फोमिंग हो रही थी। उसका पार्टनर उसकी तरफ रश हुआ और पूछा कि एक पंच के बाद वो इतना पैथेटिक क्यों लग रहा है। उसका बॉडी शेक और विगलिंग करने लगी जो दिखाता था कि म्यूटेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका पार्टनर नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ जोंग को लग रहा था कि वो स्लाइस्ड ब्रेड के बाद का नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। उसने पूछा अगर कोई और भी है जो कन्विंस नहीं हुआ और उसके मुक्के का टेस्ट का मजा लेना चाहता है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद जोंग ने जैंग काई को कहा कि अपने दोस्त को ले जाके प्राइवेट रूम के बाहर इंतजार करे। जैंग काई ने अपनी जबान को पोंछा और जैसा कहा गया था वैसा किया। उसने और उसके दोस्त ने धीरे धीरे जोंग को उठाया और बेचारे को रूम से बाहर ले गए। थग लीडर और उसके गूंस भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उसका एक लैकी जो इंजर्ड था उसे संभाल कर दरवाजे तक ले गया। जैसे ही वो लोग दरवाजे तक पहुंचे जोंग ने उन्हें रोका और उनकी राह ब्लॉक कर दी। लीडर ने स्टूपिडिटी से पूछा कि वो क्या कर रहा है और उस लड़की को भी शौक लगा जिससे लीडर इतना इम्प्रेस करना चाहता था। जोंग ने लीडर से कहा कि शायद सारी ड्रिंक्स उसके सर चढ़ गई है और उसने अपना नाम भी भूल गया है। जोंग ने उस आदमी को याद दिलाया कि उसने अपने भाई की जान खतरे में डाल दी थी। लीडर सिर्फ ज्यादा इरिटेटेड और स्केर्ड नजर आने लगा। लीडर ने जोंग को कह दिया कि वो अपनी बकवास बंद करे और रास्ते से हटने को बोला। जोंग को लीडर की एरोगेंस से परेशानी हो गई थी और उसने लीडर को पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में ब्लैंक एक्सप्रेशन था जैसे वो फेरल मोड में चला गया हो। लीडर ने जोंग को गाली दी और कहा कि अब उसका काम खत्म हो जाएगा। लगता है ड्रिंक ने उसके दिमाग को क्लॉक कर दिया था क्योंकि वो जल्दी से भूल गया कि जोंग एक हाथ से किसी को उनके गले से पकड़कर उठा सकता है। लीडर उठने ही वाला था कि जोंग ने तेजी से रूम छोड़ा और दरवाजा लॉक कर दिया। लीडर ने दरवाजा खोलने की डिमांड की, कह रहा था कि वो जोंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे ये नहीं पता था कि उससे ज्यादा खतरनाक और गंदा अपोनेंट उसका सामना करने वाला है। जिस गून को पहले शोल्डर पर काटा गया था वो पूरी तरह से म्यूटेशन से घिरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी सेंसेस खत्म हो गई थी। तुम उसकी आंखों में उसकी पहचान ढूंढ सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी इंसानियत नहीं थी। म्यूटेटेड थग ने एक फेरल रोर किया और सबसे नजदीक के
इंसान को शिकार बनाने के लिए देखने लगा। उसके दूसरे कॉमरेड्स उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और कंफ्यूजन में थे कि वो इतना फेरल क्यों बिहेव कर रहा है। उन्होंने उसका नाम पुकारा और पूछा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इतने अंधे थे कि उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि वो भूखा है और नेक्स्ट बेस्ट मीट के लिए तलाश में है। जोंग दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। उसकी नजर में एक गमीन चेहरा था। जब उसने कमरे के अंदर के हंगामे को सुना, लोग दरवाजे पर लगातार धक्का दे रहे थे और मदद के लिए चीख रहे थे, जबकि म्यूटेटेड थग उन पर हमला कर रहा था। जोंग को पता था कि जल्द ही ये सब भी माइंडलेस मॉन्स्टर्स बन जाएंगे, जैसा कि उनका ज़ोंबी दोस्त बन गया था। एक वर्कर जोंग के पास आया, बहुत नर्वस और कांप रहा था। उसने पूछा कि क्या हो रहा है और वो क्या मदद कर सकता है। जोंग ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि वर्कर को दरवाजा कंप्लीटली लॉक करना चाहिए और किसी को अंदर आने नहीं देना चाहिए अगर वो अपनी जान की कदर करता है तो। उसने वर्कर को पुलिस और हॉस्पिटल को कॉल करने को भी कहा और बताने को कहा कि एक पेशेंट रैबिट फ्लू से इन्फेक्टेड है। वर्कर की आंखों में शॉक और कंफ्यूजन था और वो फ्रीज हो गया। जैंग के जोर से चिल्लाने पर वर्कर ने दरवाजा लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाथ कांप रहे थे। जोंग ने देखा कि वर्कर काम कर रहा है और फिर जैंकाई और बाकी दोस्तों के साथ चला गया। जोंग अभी भी बेहोश था और उसे जैंकाई और बाकी लोग धीरे धीरे ले जा रहे थे। वर्कर जो दरवाजा लॉक करने वाला था, उसने कुछ देर के लिए रुक गया क्योंकि उसे दरवाजे के दूसरे तरफ से आती आवाज परेशान कर रही थी। उसका कलीग उसके पास आया और पूछा कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। वर्कर ने बताया जोंग ने रैबिट फ्लू के बारे में कहा था, लेकिन कलीग को इसके होने पर डाउट था। कलीग के डाउट्स के बावजूद उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया। दोनों सिक्योरिटी रूम की तरफ भागे ताकि वो लाइव सर्विलेंस फुटेज देख सके और कंफर्म कर सके कि असली में क्या हो रहा है। जब दोनों सिक्योरिटी रूम पहुंचे तो मॉनिटर्स पर जो नजर आया उसने उनका जिस्म कपा दिया। सिक्योरिटी मैन का चेहरा शॉक और डिस्गस्ट से भर गया। वो ये सब देखकर कंप्लीटली शॉक लग रहा था। सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है कि थग लीडर और उसके गून सब ब्रेनलेस ज़ोंबीज में बदल गए थे। वो एक दूसरे को खा रहे थे और लीडर को फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड का टेस्ट मिल गया। गर्लफ्रेंड जमीन पर डेड थी और उसकी आंखों से लग रहा था कि वो भी डिजीज से इन्फेक्टेड हो गई थी। वर्कर्स ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी शायद फीस्ट का हिस्सा बनने के लिए बुलाने वाले थे। दूसरी तरफ जैंग और उसके दोस्तों ने फाइनली बाहर आकर अपनी कार में चढ़ गए। जोंग ने उन्हें जल्दी करने को कहा क्योंकि क्लब अब सेफ नहीं रहा और चीजें और भी गंदी होने वाली थी। उन्होंने कार में बैठकर रात को सेफ जगह की तरफ ड्राइव किया। कार राइड करने के दौरान जैंकाई ने जोंग को शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वो कौन है। जोंग अभी भी बेहोश था और बाकी लोग भी जोंग के बारे में जानना चाहते थे। जोंग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया गया है और उन्हें एम्प्लॉयर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस इतना ही ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जोंग ने उन जैसे वीकलिंग्स को बचाने की कोशिश की। कार के पीछे बैठे एक लड़के ने पूछा कि क्या रैबिट फ्लू सच में रियल है, क्योंकि इंटरनेट पर रूमर्स ने इसे डिबंक कर दिया था। जोंग ने तुरंत जवाब दिया और कंप्लीटली ड्राइविंग को छोड़ दिया। शायद उसकी पावर्स ने उसके हेड के पीछे भी आंखें दे रखी थी। उसने इडियट के सवाल को एक्नॉलेज किया और पूछा कि क्या जो उन्होंने क्लब में देखा वो सब इल्यूजन था। दूसरे एंड से चोई रियलाइज किया कि जोंग सच कह रहा था और नर्वस होकर पूछा कि क्या इस फ्लू का कोई क्योर है। जोंग ने बताया कि डिजास्टर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और दुनिया अब अपने लास्ट स्टेज पर है। चीजें और भी बड़ी बढ़ेंगी और उन्हें किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। तभी उन्होंने बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनी जो कंफ्यूजन बनाने लगा कि क्या हो रहा है। विंडो को नीचे करके उन्होंने बाहर देखा और एक ज़ोंबी देखा जो एक इनोसेंट सिविलियन पर अटैक कर रहा था। सिविलियन को लग रहा था कि ये रैबिट फ्लू का इफेक्ट है जो ज़ोंबीज को इफेक्ट कर रहा है। जोंग ने उन्हें समझाया कि करंट सिचुएशन सिर्फ एक लोकलाइज्ड ब्रेकआउट है, अभी भी बहुत छोटी स्केल पर है और इनिशियल स्टेज में है। ज्यादा विक्टिम्स अभी भी इंक्यूबेशन पीरियड में है। उसने कहा कि चीजें जल्दी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो जोंग के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबने मिलकर जोंग के ऑर्डर्स को मान लिया सिवाय जोंग के जो अभी भी अपने सपनों की दुनिया में था। जोंग ने नए कॉमरेड सिक्योर किए और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया है और उसे एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स मिले। जोंग एक्साइटेड था कि नए पॉइंट्स स्टोर में देखने को मिलेंगे और अपने आप को एनहांस करने को मिलेगा। ये सब कुछ हो रहा था और जोंग अब भी ड्राइविंग कर रहा था जो काफी रिडिकुलस लग रहा था। उसने स्टोर ओपन किया और अवेलेबल आइटम्स की लिस्ट देखी। उसने देखा कि पोस्ट अपोकलिप्टिक कल्टीवेटर बॉक्स अभी भी अवेलेबल था। उसने डिसाइड किया कि उसे खरीदना है या स्टोर रिफ्रेश करना है। उसने सभी बॉक्सेस खरीदने का डिसाइड किया क्योंकि सब बॉक्सेस उसके लिए यूजफुल लगेंगे। जब वो अपने फोर्ट्रेस पे वापस आया
तो उसने नए कॉमरेड्स को देखा और सोचा कि उनका ट्रस्ट जीतना एक सीरियस इशू होगा। जैंग काई और बाकी लोग उनके विंडो से बाहर देख रहे थे, जो कुछ भी उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस किया उसका सेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक फ्लैशबैक सीन में जैंग काई को एक विम्प की तरह रोते हुए और किसी को ब्लेम करते हुए देखा जाता है, जिसे उसने एक भाई की तरह ट्रीट किया था। जोंग एक्सप्लेन करता है कि उसके पास लाइफ में जैंग काई का पूरा डॉम ज़ोंबी के द्वारा मर गया था क्योंकि एक भाई ने उनको धोखा दिया था। जोंग अभी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पहले ही एक्शन ले सके। बाद में एक अपार्टमेंट में एक पुरानी क्रेजी विच दिखाई जाती है जो फोन पर किसी से बात कर रही है। वो किसी फूल को अपने लुक से चार्म किया हुआ लगता है। उसने पूछा कि जो सप्लाईज उन्होंने मेंशन किया था वो कब डिलीवर होंगे और कहा कि वो मार्केट नहीं जा सकती क्योंकि बाहर केओस है। फोन पर इंसान ने अश्योरेंस दिया कि वो जैसे ही अपना काम खत्म करेगा सप्लाईज भेज देगा। सडनली उसने अपने डोर पर लाउड बैंग सुना और चिल्लाई। फोन पर इंसान वरीड हो गया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि डोर पर एक क्रेजी नॉक हुआ और उसे फोन कट करना पड़ेगा। उसने डोर पर देखकर रिलीफ महसूस किया क्योंकि उसकी दोस्त जो पहले जोंग के साथ बदमाशियों में थी वहाँ थी। कुई जिंग ने कहा कि उसे डर लग रहा था क्योंकि नॉक स्कैरी था, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता ओल्ड ल्यू उस दिन सुबह ले जाया गया था। कुई जिंग शॉक थी और पूछा कि ये कैसे हुआ। दोस्त ने बताया कि पुलिस और एम्बुलेंस आए थे और उस इंसान को ले गए। नर्वस कुई जिंग ने समझा कि इसीलिए बाहर सुबह काफी केओस था। उसकी दोस्त ने कहा कि ये रैबिट फ्लू के इफेक्ट्स हैं और ये बस रूमर्स नहीं है। उसने कुई जिंग से पूछा कि क्या शूकिंग ने सप्लाईज डिलीवर किए। कुई जिंग को लगता था कि शूकिंग कम्प्लीटली यूजलेस होगा जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। दोस्त ने कहा कि उन्हें शूकिंग को कॉल करके बताना चाहिए कि जोंग के पास लार्ज स्टॉक पाइल है और जितना वेल्थ वो अक्वायर करेगा वो नेक्स्ट मंथ इलॉन मस्क बन जाएगा। कुई जिंग ने पूछा कि ये उसे कैसे पता और दोस्त ने कहा कि उसने अपने लैकी को जोंग पर नजर रखने को बोला था। लास्ट टाइम उसे जोंग के प्लेस से किक आउट किया गया तब उसने देखा कि ट्रक्स रेगुलर इंटरवल्स पर फोर्ट्रेस पर आती हैं। कुई जिंग को गुस्सा आया और उसने अज्यूम किया कि जोंग ने शायद पेंडेमिक के बारे में एडवांस में ही जान लिया था। उसकी दोस्त ने उसे परसुएड किया कि वो शूकिंग को कॉल करके डील फाइनलाइज करे और डेस्परेट मैन को कन्विंस करे कि उन्हें बड़े साइज का कट मिले। कार स्पीड से फोर्ट्रेस में घुस आई और जोंग अपने दोस्तों के साथ बाहर आया। जैंग काई अपनी अमेजमेंट नहीं छुपा पाया कि फोर्ट्रेस कितनी बड़ी थी। जोंग ने कहा कि ये यूजुअल रिएक्शन होता है जब किसी ने पहली बार फोर्ट्रेस देखी हो। साथ ही शैनशन और ग्रैंडपा लाई भी बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए। लाई खुश था कि जोंग फाइनली वापस आया और शैन ने पूछा कि क्या वो ठीक है। जोंग ने बोला कि चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और फिर उन्हें नए मेंबर से इंट्रोड्यूस किया। शैंग काई और उसके क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और जैंग ने कहा कि वो लोग उनके साथ कंपेनियंस होंगे। शैनशन ने खुशी से उनका स्वागत किया क्योंकि उसने फील किया कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं क्योंकि जोंग ने उन्हें कंपेनियंस के रूप में चूज किया है। जोंग ने ग्रैंडपा लाई से कहा कि नए कॉमरेड्स को एरिया दिखाए और उन्हें रूल्स और रेगुलेशन समझाए, जिस पर लाई ने एग्री कर लिया। जोंग काई के एक दोस्त जो फैट्सो और ग्लासेस वाला था नर्वस लग रहा था और बोला कि फोर्ट्रेस का फील जैसे वो नॉर्दर्न म्यांमार आ गए हो। व्हाइट जैकेट वाले डूड ने सबका ध्यान अट्रैक्ट किया और जोंग से वेपन्स लेने के लिए बोला था कि वो फोर्ट्रेस को डिफेंड कर सके। ये ऑडेशियस रिक्वेस्ट ने जोंग को स्केप्टिकल कर दिया कि क्या वो काई ट्रस्टवर्दी है। उसका क्लासमेट जो यिंग था उसने बोला कि इतना एगर मत हो वेपन्स लेने के लिए क्योंकि वो लोग अभी आए हैं और पहले जोंग का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। जोंग ने उन्हें बोला कि चिंता मत करो, वेपन्स कुछ दिनों में मिल जाएंगे। जोंग ने देखा कि जोंग अभी भी अनकॉन्शियस है और बोला कि पहले उसे मेडिकल रूम में चेक करना चाहिए क्योंकि उसकी इंजरीज अभी भी सीवियर हैं। जैंग काई और उसके भाई बिल्डिंग के अंदर गए और फ्रेश होने लगे। यिनिंग ने फैत्सो जो फोर्थ के नाम से जाना जाता था से पूछा कि उसने पहले वेपन्स लेने से क्यों रोका। उसने बोला कि अगर वो नहीं रोकता तो अब तक उनके पास वेपन्स होते। फोर्थ कंफ्यूज था और यिनिंग ने बोला कि उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं और वर्स्ट केस में हाउस अरेस्ट में है। फोर्थ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और बोला कि ऐसे मत बोलो क्योंकि जोंग ने उन्हें बचा लिया है। फिर भी यिनिंग को उनकी कंडीशन से ठीक से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी। उसने जैंग काई से उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछा, जिसके जवाब में जैंग काई ने याद दिलाया कि जोंग ने कहा था कि किसी ने उसे हायर किया था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। यिनिंग अब भी डिस्प्लीज था और जानना चाहता था कि कौन जोंग को हायर कर
कर सकता है और कहा कि शायद जोंग सच नहीं बता रहा। उसने ये भी कहा कि चोंग को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जबकि चोंग की इंजरीज मेडिकल रूम में मॉनिटर की जा रही है। यिनिंग ने कहा कि वो रूम एक प्रिजन से ज्यादा सिक्योर है और उसे लगता है कि जोंग वहां चोंग के ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। उसने अपने भाइयों को कहा कि पहले स्ट्राइक करना पड़ेगा। फोर्थ ने यिनिंग से रीजनिंग करने की कोशिश की, पूछकर कि अगर वो जोंग के बारे में गलत निकले तो क्या वो अपने सेवियर को धोखा देने जैसा नहीं होगा। यिनिंग ने जवाब दिया कि वो दुनिया को धोखा देना पसंद करेगा लेकिन दुनिया उसे धोखा ना दे। अगर जोंग जो कह रहा है वो सच है तो उसका प्लान फोर्ट्रेस को कंट्रोल करने का है। यिनिंग अपने दिमाग में इतना दूर जा चुका था कि वापस आना मुश्किल था। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन था जब उसने कहा कि उसके अलावा और जोंग के अलावा फोर्ट्रेस में सिर्फ ग्रैंडपा लाई और शैनशन है। अगर जोंग कहीं दूर होता तो उसने प्लान बनाया था कि शैनशन और उसके ग्रैंडफादर को कैप्चर कर सके। उसने ये भी कहा कि शैनशन क्यूट है और सजेस्ट किया कि उसके साथ थोड़ा फन कर सकते हैं। जैंकाई और फोर्थ को इसके शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो बस नर्वस के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ कहने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। येनिन ने अपने सिनिस्टर प्लान्स को लाइटन करते हुए बोला कि रिलैक्स हो जा। वो बस उनके साथ खेल रहा था। उसने कहा कि इसे सीरियसली मत लो लेकिन अगर तुमने लिया तो अच्छा होगा। जैंकाई को रिलीफ मिला ये सुनकर कि वो बस मजाक कर रहा था और उसने यिनिंग को बोला कि उसे ऐसे नहीं डराओ, अपोकलिप्स तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो लॉलेस डीड्स के बारे में सोच रहा है। फोर्थ ने भी कहा कि अगर जोंग वाकई में उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करना चाहता है तो अब तक उन्हें लॉक कर चुका होता, खासकर जब उसके पास गन्स है। जब जैंकाई और फोर्थ रूम से चले गए यिनिंग ने अपने आप से कहा कि वो लोग प्लॉटिंग के लायक नहीं है। उसने कहा कि केओटिक टाइम्स में रूथलेस होना पड़ता है और जब वो सक्सीड होगा तो वो लोग उसके लैकीज बन जाएंगे। वहीं वेयर हाउस में ग्रैंडपा लाई और शनशन जोंग के पास आए। लाई ने बताया कि जैंकाई और बाकी लोग सेटल हो गए हैं और जोंग मेडिकल रूम में है। सारे डोर्स और विंडोज भी सिक्योर है जैसा जोंग ने इंस्ट्रक्शन दी थी। जोंग ने ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा किया और उन्हें और शनशन को रेस्ट लेने के लिए बोला क्योंकि कोई नहीं जानता था कल क्या हो सकता है। जोंग ने उनका अटेंशन फिर से कॉल किया जब उसने कुछ याद किया। जोंग के अलावा उसने कहा कि जैंकाई के बाकी क्लासमेट्स पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि उसे लगता है उनमें से कोई ट्रेटर है। शैनशन और उसके ग्रैंडपा काफी वरीड लग रहे थे जब उन्होंने सुना कि उनके आसपास ट्रेटर होने का पॉसिबिलिटी है। उस रात के बाद जोंग वेयर हाउस में वापस आया और सिस्टम्स आइटम शॉप देखने लगा। उसने सप्लाई बॉक्सेस को एक एक करके रिडीम करना शुरू किया और हर एक बॉक्स में एक ऐसा आइटम था जो इसके लिए बहुत यूजफुल प्रूफ होगा। बहुत सारी फूड सप्लाई से लेकर एम्यूनेशन तक। सप्लाई बॉक्सेस ने इंश्योर किया कि जोंग किसी भी एरिया में लैकिंग ना हो। जोंग ने रिवॉर्ड्स के ह्यूज माउंटेन के सामने खड़े होते हुए कहा कि ये काफी डिसेंट है लेकिन ये फ्रीली स्पेंडिंग मनी के जैसा नहीं है। आने वाले रिसोर्सेज स्केर्स अपोकलिप्स के लिए ये रिवॉर्ड बहुत इनवैल्यूएबल थे। अगली सुबह कुछ फ्लैशी कार्स और ट्रक्स जोंग के फोर्ट्रेस के पास आए। एक सूट पहने वाला आदमी और उसके गूंस कार से बाहर आए और उनके हाथ में वेपन्स थे। आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था और कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो सही एड्रेस पर है। कंफर्म करने के बाद उसने कहा कि जब वो वापस आएगा तब वो साथ में खाना खाएंगे। जैसे ही आदमी ने गूंस को डोर तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया ये पता चला कि वो क्रेजी ड्राइवर है जिसका पहले जोंग के साथ थोड़ा रोड रेज फाइट हुआ था। गूंस गेट पर हैमरिंग शुरू करते हैं लेकिन उनकी कोशिशें बिल्कुल फ्यूटाइल थी। एक गून ने आदमी को बोला कि गेट शायद 1 इंच थिक है और उनके पास जो वेपन्स है उनसे वो नहीं तोड़ सकते। आदमी गुस्से से बाहर आया और पूछा कि ऐसे थिक डोर को नॉर्मल हाउस में कौन यूज करता है। उसने अपने लोगों को बिग गन्स कार से निकालने का ऑर्डर दिया। उन्होंने धीरे धीरे कैरेट्स को अनलोड करना शुरू किया जो मोलोटोव कॉकटेल से भरे हुए थे। गूंस ने एक्सप्लोजिव्स को इग्नाइट किया और गेट पर थ्रो करना शुरू किया। आग बरसी और जोंग के फोर्ट्रेस के हर कोने में फैल गई। कुछ ही सेकेंड्स में जगह धुंधली हो गई और आग अनकंट्रोलेबली जल रही थी। गूंस आग को फोर्ट्रेस में थ्रो करते रहे और सब कुछ ब्लेज में डाल दिया। शनशन, जैंकाई और उसके क्रू ने बाहर आकर फायर्स को बुझाने की कोशिश की वरना सब कुछ ग्राउंड तक जल जाएगा। उसने कहा कि जोंग जो भी कह रहा था वो सही था। डिजास्टर अभी फुल्ली हिट नहीं हुआ था लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन ऑलरेडी हो रहे थे। साथ ही जोंग और ग्रैंडपा लाई अपने गन्स के साथ बाहर आए ताकि वो लोगों को डील कर सके जो ट्रबल क्रिएट कर रहे थे। वो फोर्ट्रेस की टावर पर गए ताकि गूंस का बेटर व्यू मिल सके। जब वो टॉप पर पहुंचे लाई ने जोंग को बोला कि एक आदमी
आदमी और एक कार उन्हें फैमिलियर लग रही है। उसकी यादें क्लॉक हुई और उसने पहचाना कि वो आदमी वही क्रेजी ड्राइवर है जिसके साथ पहले उसका रोड रेज इंसिडेंट हुआ था। एक असॉल्टी ने टावर में कुछ स्ट्रेंज मूवमेंट नोटिस किया और अपने बॉस को बोला कि जोंग और बाकी लोग आ गए हैं। क्रेजी ड्राइवर ने तुरंत जोंग को पहचान लिया और उसे लिटिल पंक कहकर बुलाया। उसने जोंग को नीचे आकर फेस करने को कहा, वरना वो फोर्ट्रेस को ग्राउंड से राख कर देगा। लेकिन जोंग ने इडियट को बोला कि उसके पास 5 मिनट है अपने लैकी के साथ चले जाने के लिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सब के सब गुस्से से भर गए। उन्होंने जोंग को लिटिल ब्राट कहा और पूछा कि क्या वो जानता है उनका बॉस कौन है। उन्हें बोला गया कि वक्त बर्बाद करना बंद करो और बाकी के 2 क्रेट्स ऑफ मोलोटोव्स को बाहर निकाल आओ। तभी जोंग को सिस्टम से एक नया टास्क मिला। सिस्टम ने क्रेजी ड्राइवर और उसके गूंस को फोर्ट्रेस के लिए थ्रेट डिक्लेयर किया और जोंग को उन्हें जल्दी से एलिमिनेट करने को बोला। ग्रैंडपा लाई ने जोंग से पूछा कि अगला प्लान क्या है और क्या वार्निंग शॉट फायर करना चाहिए। जोंग ने वार्निंग शॉट्स के आइडिया को जोक समझा और उसने गाइस को कंप्लीट गैंगस्टर कहा और बोला कि ऑर्डर पूरी तरह से तोड़ा नहीं गया है, लेकिन वो ऑलरेडी क्राइम कमिट कर रहे थे। उन्हें ये भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर किसी को एक्चुअली बर्न टू डेथ हो जाता। जैसे ही उसने अपनी राइफल फायर करने के लिए तैयार की, उसने लाई को बोला कि अपोकलिप्स के दौरान इन लोगों को जिंदा छोड़ने से सिर्फ इनोसेंट लोग और ज्यादा नुकसान उठाएंगे और खुद को भी डेंजर में डालेंगे। उसके बाद जोंग ने उन पर ओपन फायर किया। गैंगस्टर बॉस को समझने से पहले ही उसका एक हाथ क्लीनली शूट हो गया। उसने दर्द से चीख मारते हुए घाव को पकड़ लिया। जोंग दूसरी तरफ अपसेट था कि उसका शॉट मिस हो गया, कहकर कि शायद वो रस्टी हो गया है क्योंकि इतने टाइम से शांत जिंदगी वो जी रहा था। वहीं गूंस ने नोटिस किया कि जोंग के फोर्सेस के पास बहुत सारे गन्स हैं और सब ने रिट्रीट करने का डिसीजन लिया। बॉस ने अपने गूंस को कवर लेने के लिए कहा जैसे सब ट्रक्स की तरफ भाग रहे थे। जोंग ने एक और शॉट फायर करने की तैयारी की और अपने आप से कहा कि जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करे, क्योंकि उसे इंतजार करना पसंद नहीं। उसने पागलों की तरह फायर करना शुरू किया और कुछ को खत्म भी कर दिया। बॉस और कुछ लैकी ट्रक्स में चढ़ गए और ड्राइवर को इंजन स्टार्ट करने को कहा, वरना देर हो जाएगी। लाई को चिंता थी कि बाकी लोग कार से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोंग ने ओल्ड मैन को बोला कि चिंता मत करो, क्योंकि इसीलिए उसने ऑटोमेटिक राइफल पिक किया था। जोंग ने अपनी गन रिलोड की और जीप पर बुलेट्स बरसा दी जो एस्केप करने ही वाली थी। लाई ने जैंग को देखा जब उसने बुलेट्स फायर किए और बिलीव नहीं कर पाया कि लड़का कितना प्रोफिशिएंट है। जोंग का हिप फायर और रीलोड करने का तरीका इतना स्मूथ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जॉन असल में कौन है। उनकी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी जब बुलेट्स उनके बॉडी को छांट रही थी, लेकिन कोई भी उनसे बच नहीं सकता था। जब जोंग का काम खत्म हुआ, फोर्ट्रेस के फ्रंट पर डेड बॉडीज भर गई थी और कार्स धुएं में हो गई थी। कुइजिंग और ज़िया बड़े फोर्ट्रेस के गेट के पास आई और सोच रही थी कि कैसे अंदर जाएंगी। दोनों काफी नर्वस थी क्योंकि ओपन एरिया में एक्सपोज थी। ज़िया ने कहा कि गेट इतना टाइटली शट था कि अंदर का कुछ भी नहीं देख पा रही थी। गेट की सिक्योरिटी देखकर कुइजिंग को चिंता हो रही थी, जोंग ठीक है या नहीं। जब तक वो गेट से छेड़छाड़ कर रहे थे, एक आवाज आई जो उन्हें परेशान कर गई। ऊपर देखते ही उन्होंने शैनशैन को देखा जो क्रॉसबोज के साथ थी और उनसे पूछा कि वो कौन है और फोर्ट्रेस के बारे में कैसे जानते हैं। ज़िया ने कहा कि वो जोंग की दोस्त है और कुइजिन ने बताया कि वो जोंग की गर्लफ्रेंड है। ये एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था। शैनशैन को दोनों लड़कियों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने जोंग को बुलाया और बताया कि गेट के बाहर 2 विचेस हैं। उसने ये भी कहा कि एक लड़की क्लेम कर रही है कि वो जोंग की गर्लफ्रेंड है, जिसे उसने शक के साथ सुना। कुइजिंग को गुस्सा आया और उसे लगा कि जोंग का एटीट्यूड तब बदल गया जब उसने एक नई गर्लफ्रेंड पाई जो वो शैनशैन को समझ रही थी। ज़िया ने उसे शांत होने को कहा और डिस्प्लेजर ना दिखाने को कहा, क्योंकि अभी भी उन्हें इम्पोर्टेंट मैटर्स हैंडल करने थे। उसने पूछा कि क्या ली शू किंग एम्बुश हैंडल कर पाएगा, कंसिडरिंग कि शैनशैन के पास क्रॉस बोज है। कुइजिंग ने अपनी दोस्त को बताया कि ली शू किंग हैंडल कर लेगा क्योंकि उसके पास कुछ पिस्टल्स हैं। उसने पूरा विश्वास दिखाया कि गेट खुलते ही वो जोंग को हैंडल कर लेगा, लेकिन उसकी शक्ल से ये भी जाहिर हो रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आया था कि जोंग के साथ एक और लड़की है। जोंग फाइनली टावर के ऊपर से निकल कर आया और लड़कियों से पूछा कि वो उसके फोर्ट्रेस में क्या कर रही हैं। उसकी नफरत उनकी मौजूदगी से साफ थी। जोंग ने जल्दी से अपनी माइंड्स आई एबिलिटी एक्टिवेट की ताकि ये जान सके कि वो सच में दोस्त हैं या दुश्मन। ज़िया ने कहा कि वो दोस्त हैं और पूछा कि क्या उसका हालचाल
चेक करना गलत है। उसने इनोसेंट लड़की की तरह दिखाने की कोशिश की और बोला कि चीजें काफी केओटिक थी और उसकी फिक्र कर रही थी। जिया ने जोंग से पूछा कि क्या वो उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन जोंग की एबिलिटी ने पहले ही बता दिया था कि वो दोनों उसको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जोंग ने बिना किसी हेजिटेशन के उनका ब्लफ कॉल किया और उनकी फिक्र करने के आइडिया पर हंस दिया। उसे शक था कि ली शूकिंग शायद आसपास ही होगा और उसने लड़कियों से पूछा कि उसने कितने लोग लाए हैं और उनके पास कौन से वेपन्स हैं। जिया और कुइजिंग बिल्कुल स्पीचलेस थी। उन्हें अपनी डिफेंस की भी सोच नहीं आ रही थी और उन्होंने सोचा कि जोंग को उनके प्लान्स के बारे में कैसे पता चल गया। लड़कियों के कुछ कहने से पहले ही जोंग ने अपने गन से उनकी तरफ गोली चला दी और ये क्लियरली दिखाया कि ये एक वार्निंग शॉट था। दोनों लड़कियां हैरान हो गई कि जोंग ने उनकी तरफ गोली चलाई। उन्हें समझ नहीं आया कि जोंग इतना हॉस्टाइल क्यों हो गया। जिया ने कुइजिंग को कामली बोलने के लिए कहा क्योंकि जोंग अब भी उनकी तरफ गन पॉइंट कर रहा था। कुइजिंग, जो थोड़ी इडियट थी, उसने पूछा कि डरने की बात क्या है। उसने ये भी पूछा कि क्या जोंग सच में उसे मार डालेगा। जोंग ने उन्हें हंसकर कहा कि उन्हें मारना बहुत आसान होता और उसके लिए और भी ट्रेचरस चीजें की जा सकती हैं। उनकी सिचुएशन और भी खराब हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके पीछे से अजीब नॉइजेस आ रही थी। म्यूटेंट ज़ोंबीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कुइजिंग ने पूछा कि क्या ये रैबिट फ्लू पेशेंट्स हैं। ज़ोंबी का फोकस लड़कियों पर था और ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो भी उनके जैसे रिपल्सिव क्रिएचर्स बन जाएगी। जिया ने सोचा कि क्या रैबिट फ्लू डेड लोगों को जिंदा कर सकता है। जोंग ने उनकी हॉरिबल सिचुएशन देखी और कहा कि वो लड़कियों को ज़ोंबीज के हाथों मरने देने वाला है। माइंडलेस ज़ोंबीज ने गुस्से से चीख पुकार की और लड़कियों की तरफ रश किया। जैसे ही ज़ोंबी ने जिया और कुइजिंग को टैकल करने के लिए डाइव किया, लड़कियां बच गई और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ गई। लड़कियां जितना तेज हो सके दौड़ती गई और ली शूकिंग की कार की तरफ भागी। उन्होंने कार के पास पहुंचने पर उसका नाम चिल्लाया और उसने विंडो नीचे किया ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। उनके चेहरे से पानी और पसीना गिर रहा था जब ज़ोंबीज उनके पास आने लगे। कुइजिंग ने ल्यू शूकिंग को चिल्लाया कि उसे बचाने के लिए आए, लेकिन लग रहा था कि उनका सफर यहीं खत्म हो रहा है। उन्होंने इतना ड्रास्टिक टर्न नहीं सोचा था। ली शूकिंग ने सिचुएशन देखकर पैनिक हो गया और पूछा कि रेबिट फ्लू पेशेंट्स फोर्ट्रेस के बाहर कैसे हो सकते हैं। उसने अपने गूंज से वॉकी टॉकी के जरिए बात की और उसने चिल्लाया कि जल्दी से घूम कर आए। उसे जल्दी मूव करना था वरना इन्फेक्शन उसके बॉडी में आकार ले सकती है और उसे भी मॉन्स्टर बना सकती थी। कार्स ने जल्दी से घूमकर सीन को फ्लड कर दिया। कुइजिंग ने लू शूकिंग को गाली दी। उसने उसे और जिया को मॉन्स्टर्स के ट्रेचरस क्लॉज के हवाले कर दिया। लड़कियों और व्हीकल्स के बीच का डिस्टेंस ज़ोंबी और उनके बीच के डिस्टेंस से काफी ज्यादा था। उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी और सिचुएशन डेस्परेट मेजर्स की डिमांड कर रही थी। जब लग रहा था कि कर्टन्स उनके ऊपर बंद हो चुके हैं, कुइजिन ने कहा कि वो मरना नहीं चाहती। उसने अपनी हैंडबैग उठाई और उसे जिया के लेग्स पर फेंक दिया। बेचारी जिया की लेग्स हैंडबैग के हैंडल में उलझ गई। अपोकलिप्स के दौरान किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जिया ने अपनी बैलेंस खो बैठी और सीधा ग्राउंड पर गिर गई। उसने जलन की चीख मारी जब उसका चेहरा रफ कोल्ड रोड से टकराया और उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं चला। जिया आसानी से वाइल्ड क्रिएचर्स के टारगेट बन गई और ज़ोंबीज ने उसे फटाफट खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें डर से भर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लग रहा था कि रिब केज को तोड़ दिया गया है। उसने ज़ोंबीज को रुकने को कहा, लेकिन वो भूल गई कि वो लोग नहीं थे जिनके साथ समझौता किया जा सकता हो। उसका खून बह रहा था और बोन्स क्रश होने की आवाज आ रही थी जब ज़ोंबीज उस पर चढ़ रहे थे। जिया का विजन जल्दी से लाल हो गया और उसने देखा कि माइंडलेस क्रिएचर्स उसे एक मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील की तरह खा रहे हैं। अपनी आखिरी मोमेंट्स में उसने कुइजिंग की तरफ गुस्से से देखा और उसे कर्स किया कि उसने उसे ऐसे सेटअप किया। उसने कुइजिंग को हर तरह के नाम दिए, लेकिन ये सब उसके फेट को बदलने में कुछ नहीं कर पाया। खून में चोक्ड होती हुई जिया ने स्वेयर किया कि कुइजिंग को कभी भी अच्छी मौत नहीं मिलेगी। चाहे जितना भी वक्त लगे, वो क्रेजी बिच जरूर अपने डिजर्विंग पनिशमेंट को पाएगी। कुइजिंग ने अपने ऊपर के सब वर्ड्स को इग्नोर किया और सीन से भाग गई। उसके चेहरे से कोल्ड स्वेट गिर रहा था
और उसकी आंखों में एक डिरेंज्ड लुक थी। कुई जिंग ने अपने आप से कहा कि ज़िया डिजर्व यही करती थी सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ। उसने अपने आप को रिपीटेड वर्ड्स के जरिए बेटर फील कराने की कोशिश की जो एट्रोसिटी उसने की थी। वहीं जोंग और शैनशन ने टावर के ऊपर से इस गोरसम सीन को देखा। जोंग ने जो देखा उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शैनशन डीपली डिस्टर्ब थी और उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। सिस्टम ने जोंग को 10 पॉइंट्स अवार्ड किया फोर्ट्रेस के थ्रेट्स के साथ डील करने के लिए। उसके बाद सिस्टम ने उसे एक नया टास्क दिया जो था इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स को एरिया से क्लियर करना जो उसके बेस के आसपास लर्क कर रहे थे। शैनशन ने फिर अपनी अटेंशन जोंग की तरफ मोड़ी और देखा कि सब लोग इतनी जल्दी ज़ोंबीज में बदल गए थे। इस सोच ने उसकी सोच को ट्रबल कर दिया और उसने सोचा कि अगर ये सिर्फ अपोकलिप्स का शुरुआत है तो आगे क्या होगा। जोंग बहुत शांत रहा और उसने बताया कि अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और हवा में एलियन इन्फेक्शन सोर्सेस की वजह से डेड बॉडीज जो बाहर एक्सपोज थी जल्दी ज़ोंबीज में बदल जाएंगी। लेकिन ये यही नहीं रुकता, जो भी लिविंग है और जो लोग इंजर्ड हैं या वीक कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं वो भी इन्फेक्शन का हाई रिस्क फेस करेंगे। शैनशन को जोंग की बातों को समझना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे समझा कि उनके लिए चीजें ऐसे ही चल रही हैं। उसके बाद जोंग ने कहा कि सबको एक मीटिंग के लिए बुलाना होगा। शैनशन ने उन्हें देखा और हैरान थी कि ऐसे चैलेंजिंग वक्त में कोई इतना काम कैसे रह सकता है। कुछ देर बाद फोर्ट्रेस में सब एक रूम में इकट्ठा हुए। शैनशन ने दरवाजा लॉक कर दिया और बाकी लोग जोंग के कहने का इंतजार करते हुए बैठ गए। यिनिंग जो कि ऑब्वियसली अभी भी हॉस्टाइल था, बैठने से इनकार करते हुए खड़ा रहा। जोंग ने फिर बताया कि उन्हें अगले 2 दिन के लिए इंडोर्स रहना होगा, एक्सेप्ट जब बिल्कुल जरूरी हो तभी बाहर निकले। उसने कहा कि डोर्स और विंडोज को टाइटली शट रखो ताकि उनके बॉडीज ग्रेजुअली इन्फेक्शन सोर्स के साथ अडेप्ट कर सके। उसके कहने से लगता था कि बॉडी धीरे धीरे इन्फेक्शन को फाइट कर सकती है, जबकि वायरस बॉडी को फुल फोर्स से अटैक करे तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जोंग ने कहा कि अगर उन्होंने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो म्यूटेशन का रिस्क कम हो जाएगा। जैंग काई दूसरी तरफ अपने दोस्त जोंग के लिए बहुत चिंता में था। उसके चेहरे से लग रहा था कि जोंग की कंडीशन कुछ बेहतर नहीं हो रही। रात को इन्फर्मरी में जोंग बेड पर लेटे हुए दिखाई दिया और बहुत दर्द में लग रहा था। उसके चेहरे और बॉडी का एक हिस्सा धीरे धीरे पर्पल हो रहा था जो म्यूटेशन का साइन था। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें बाहर भेजे जाने की सोचनी पड़ सकती थी। म्यूटेशन उसके आर्म तक फैल गई थी और वेन्स बहुत ज्यादा बल्ज कर रही थी। ठंडे पसीने उनके माथे से गिर रहे थे जब वो दांतों को कसकर दर्द से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ वक्त ही बताएगा कि उसके लिए क्या फेट है।